एक क्या आपने समय के माध्यम से यात्रा की है? एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। सुबह के 2 बजे शानचेन शहर के एक बड़े पुल पर एक युवती धीरे धीरे रेलिंग पर चढ़ गई। जैसे ही वह कूदने वाली थी, एक कार उसके पीछे आकर रुकी और शराब के नशे में धुत एक आदमी कार से बाहर निकला और उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो, लड़की चीखी। उसकी आवाज हताश संघर्ष से भरी थी। ये सुनकर उस व्यक्ति ने न केवल उसे जाने नहीं दिया, बल्कि उसे बलपूर्वक नीचे खींच लिया और फिर उसे कार में धकेल दिया। लड़की के सुंदर चेहरे और आकर्षक आकृति को देखकर आदमी ने घबराते हुए कहा, तुम इतनी सुंदर और जवान हो, ऐसी क्या बुरी बात हो सकती है कि तुम अपना जीवन समाप्त करना चाहोगी? खूबसूरत होने का क्या फायदा? फिर भी मुझे छोड़ दिया गया। उसने कहा था कि वो हमेशा मुझसे प्यार करेगा, लेकिन उसने पलटकर किसी और को ढूंढ लिया। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? क्यों? मुझे मरने दो। वह अब मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे जीने का क्या मतलब है? जैसे ही लड़की ने यह बात कही, उसने जबरदस्ती कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उस आदमी ने उसे कसकर गले लगा लिया, उसके कोमल शरीर को अपनी बाहों में महसूस किया और उसकी सुखद खुशबू को सूंघा। शराब के नशे के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके अंदर एक बेकाबू आग भड़क उठी। वह हौंकते हुए बोला, चूंकि तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो, तो फिर इस तरह मरने के बजाय क्यों नहीं सिर्फ मेरा भला करते हो? तुमने क्या कहा? ये सुनकर लड़की स्तब्ध रह गई। ये सोचकर कि उसने 20 वर्षों से किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा था, फिर भी कोई इतनी सुंदर लड़की को छोड़ सकता है। ईर्ष्या और जलन से भरे उस आदमी ने अब परिणामों की परवाह नहीं की और सीधे उस पर हमला कर दिया। साले, ये क्या कर रहा है? छोड़ दे मुझे। लड़की ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन उसकी ताकत किसी मर्द की ताकत से कैसे तुलना कर सकती थी? ऑटो और कार की तंग जगह में तो प्रतिरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अगले ही पल महिला के चेहरे पर आंसुओं की 2 धाराएं बह निकली और उसके शरीर ने प्रतिरोध करने की सारी शक्ति खो दी। और वो व्यक्ति अत्यधिक उत्तेजना के कारण अचानक मिर्गी के रोगी की तरह हिंसक रूप से ऐंठ गया, फिर उसका शरीर अकड़ गया और वह आगे की ओर गिर पड़ा, जिससे उसकी सांसें रुक गईं। शर्म और दुख से व्याकुल लड़की को यह भी ध्यान नहीं रहा कि उस आदमी की सांसें थम गई थीं। कार में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। एक क्षण बाद उस आदमी के शरीर में हलचल हुई, मानो उसमें जान आ गई हो। वह उठ बैठा, उसकी आंखें उलझन से भरी थीं। अरे, ये जगह कहाँ है? उस आदमी का नाम बाइचू था। उसे याद आया कि उसने अभी अभी एक स्क्रैच कार्ड खरीदा था। 10 साल से ज्यादा समय से लॉटरी टिकट खरीदने के बाद ये पहली बार था जब उसने कोई लॉटरी जीती थी, और वह 2 लाख युआन की थी। वह उत्साह से बेहोश हो गया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ जागेगा। अचानक उसे अपने नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और उसकी सांसें एकदम से रुक गईं। सामने का नजारा देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ और फिर यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। कुछ ही पलों बाद उसे अपनी मौजूदा मुश्किल का एहसास हुआ। पता चला कि उसने पुनर्जन्म ले लिया था। जिस शरीर में उसने पुनर्जन्म लिया था, उसके मूल स्वामी शरीर का नाम भी बाइचू था, जो एक संघर्षशील मजदूर था। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद कई वर्षों तक उसका करियर ठीक नहीं चला, उसके कोई प्रेम संबंध नहीं थे और उसने कोई पैसा भी नहीं बचाया था। आज ही कार्यस्थल पर उसके सुपरवाइजर ने उसे डांटा, जिससे वह परेशान हो गया और अकेले ही शराब पीने चला गया। वह सुबह 2 बजे तक शराब पीता रहा, लेकिन ये सोचकर कि वह ये नौकरी नहीं खो सकता, उसके पास कल काम पर जाने के लिए नशे में घर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह इस पुल पर गाड़ी चला रहा था तो उसने एक लड़की को आत्महत्या करने की कोशिश करते देखा, इसलिए उसने उसे बचा लिया। कहावत है, शराब कायरों को हिम्मत देती है। बाइचू, एक हारा हुआ आदमी जो अक्सर खूबसूरत लड़कियों को देखकर शर्मा जाता था, उसने दुस्साहपूर्वक दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह थी कि अत्यधिक उत्तेजना के कारण वह सीधे मर गया तथा उसने स्वयं को देहांतरित होने दिया। यादों को याद करने के बाद बाइचू को हंसी और आंसू का मिश्रण महसूस हुआ। खैर, यदि वह लॉटरी जीतने के बाद उत्साह से मर गया तो ऐसा ही हो, लेकिन जिस शरीर में उसने प्रवेश किया उसका मूल स्वामी तो और भी अधिक अपमानजनक था। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर बाइचू को अजीब और घबराहट महसूस हुई, लेकिन सबसे अधिक वह उत्साहित था। यद्यपि पिछले जन्म में उसकी एक प्रेमिका थी, लेकिन उसे छूने का मौका मिलने से पहले ही उसे छोड़ दिया गया, और वह प्रेमिका उसके सामने वाली लड़की से काफी बदतर थी। बाइचू ने सोचा कि वह तुरंत अपना वहशी व्यवहार बंद कर दे और दूसरे पक्ष से माफी मांग ले, लेकिन फिर उसने सोचा कि चून की बात यहाँ तक पहुंच ही रही है, इसलिए रुकने या न रुकने का नतीजा तो वही होगा। इसलिए उसने मन में चल रहे विचलित करने वाले विचारों को दरकिनार करते हुए, यह मानते हुए कि महान लोग छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते, पूरी तरह से आगे बढ़ने का फैसला किया। वैसे भी अपराध मूल मालिक शरीर के द्वारा किया गया था और वह पहले ही इसके परिणाम भुगत चुका था। अब जब उसे शरीर विरासत में मिला है तो उसे पाप भी विरासत में मिलने थे, तो उसे कोई लाभ तो नहीं मिल सकता था, है ना? आधे घंटे बाद बाइचू ने पश्चाताप से भरे चेहरे के साथ दूसरे पक्ष को देखा। उसकी घोर निराशा की अभिव्यक्ति और उसकी विषैली निगाहों को देखकर बाइचू कुछ देर तक चुप रहा और अंततः बोला, मुझे माफ करना, मैं अभी खुद पर काबू नहीं रख पाया। चूंकि ये पहले ही हो चुका है, इसलिए मैं जिम्मेदारी से नहीं बचूंगा। अगर आप पुलिस बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवाना चाहें तो मैं मान जाऊंगा। तुम जानवर हो। लड़की ने दांत पीसते हुए गालियां दी, फिर गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। अब क्या तुम मुझे नीचे जाने दोगे? उसकी आंखों को देखकर, जिनकी सारी चमक खो गई थी, बाइचू जानता था कि अगर उसने उसे जाने दिया तो वह निसंदेह बिना किसी हिचकिचाहट के नदी में कूद जाएगी। यदि ऐसा होता तो न केवल उसकी अंतरात्मा को कभी शांति नहीं मिलती, बल्कि इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि जब किसी को लड़की का शव मिलेगा तो वे निश्चित रूप से यह मान लेंगे कि यह बलात्कार हत्या है और फिर उसे गोलीबारी दस्ते का सामना करना पड़ सकता है। वह निश्चित रूप से देहांतरण के तुरंत बाद मरना नहीं चाहता था। नहीं, बाइचू ने दृढ़ता से कहा, और क्या करना चाहते हो? चूंकि मैंने तुम्हारा यौन शोषण किया है, इसलिए मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी। अब से तुम मेरी औरत हो, मैं तुम्हें अपनी जान लेने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचने दूंगा। बात करने के बाद लड़की के विरोध करने का इंतजार किए बिना वह सीधे अपने घर वापस चला गया। वह उपनगरों में एक पुराने मोहल्ले में रहता था। हालांकि माहौल अच्छा नहीं था और वह उसकी कंपनी से दूर था, फिर भी किराया सस्ता था। उसी कीमत पर आप शहर के केंद्र में एक कमरा भी किराए पर नहीं ले सकते थे, लेकिन यहाँ आप 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट किराए पर ले सकते हैं।
जब तक वे पड़ोस में लौटे तब तक लड़की चाहे उदासी से या थकान से गहरी नींद में सो चुकी थी। बाईचू ने नींद में भी उसकी सिकुड़ी हुई भौहों को देखा और उसके दिल में एक हल्की सी पीड़ा महसूस हुई। उसने उसे सावधानी से उठाया। जब उसने सीट पर लाल रंग का दाग देखा तो उसका अपराधबोध थोड़ा गहरा गया। कमरे में वापस आकर बाईचू ने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, फिर जल्दी से नहाया और लड़की को पकड़कर लेट गया। अगली सुबह बाईचू, जो अभी भी मीठे सपने में था, एक तेज चीख से चौंक कर जाग गया। जैसे ही उसने आंखें खोली, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। हरामी, बेगुल, गुंडा। पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसे याद करते हुए बाईचू को पता था कि वह गलत था, इसलिए वह बिना हिले डुले खड़ा रहा और उसे पीटने और डांटने दिया। ये जानते हुए कि वह थकी हुई है, वह मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, पहले तुम मुझे खोलने में मदद करो। लड़की उस पर चिल्लाई, उसकी आंखें लाल हो गईं। तभी बाईचू को याद आया कि इस डर से कि वह आधी रात को आत्महत्या करने के लिए बाहर न भाग जाए, उसने सोते समय उसके एक हाथ और पैर को रस्सी से अपने शरीर से बांध दिया था। बाईचू ने अपना सिर खुजलाया। ओह, मैं तुम्हें खोल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपनी जान लेने के बारे में फिर कभी नहीं सोचोगे। तुम कौन हो? मुझे नियंत्रित करने का तुम्हें क्या अधिकार है? मैं पहले ही एक कमीने द्वारा छोड़े जाने से काफी दुखी थी और फिर मेरी मुलाकात तुम जैसे गुंडे से हुई। मैं तो जीना ही नहीं चाहती थी और अब तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब मेरे जीने का क्या मतलब है? बाईचू ने दृढ़ निश्चय भरी निगाहों से लड़की को देखा। मैंने तुमसे कहा था मैं अपने हर काम की जिम्मेदारी लूंगा। अब तुम मेरी औरत हो और मैं तुम्हें मौत की सजा बिल्कुल नहीं दे सकता। हे, मेरी जिम्मेदारी ले लो। मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए तुम क्या इस्तेमाल करोगे? क्या मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी? जल्दी करो और मुझे जाने दो, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। यदि आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप दोबारा आत्महत्या नहीं करेंगे। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा और मैं लूंगा भी। हालांकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, फिर भी निश्चिंत रहो, मैं बाईचू यही वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में बंद करवा देंगे तो जेल से बाहर आने के बाद मैं आपकी जिम्मेदारी ले लूंगा। बाईचू के सच्चे शब्द सुनकर और उसकी दृढ़ दृष्टि देखकर लड़की का दिल द्रवित हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पहले मुझे खोलो, मुझे शौचालय जाना है। ये देखकर कि लड़की की अभिव्यक्ति नर्म हो गई थी, बाईचू ने राहत की सांस ली और जल्दी से रस्सी खोल दी। जब लड़की शौचालय में थी, वह रसोई घर में गया और जल्दी से 2 साधारण नाश्ते तैयार कर दिए। लड़की बाथरूम से बाहर आए और मेज पर गर्मागर्म नाश्ता देखकर थोड़ी स्तब्ध रह गई। उसके पूरे जीवन में किसी ने भी उसके लिए इस तरह का नाश्ता नहीं बनाया था, सिवाय उसकी माँ के जब वह बच्ची थी। उसने उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिसे वह प्यार करती थी। न केवल उसने कभी उसके लिए नाश्ता नहीं बनाया, बल्कि वह अक्सर उसके लिए नाश्ता खरीद कर लाती थी। क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से खाओ। बाईचू ने उसे सौम्य भाव से देखा। उसकी निगाहें देखकर उसका हृदय कुछ द्रवित हुआ, किंतु पिछली रात के उसके दुष्ट कृत्यों को याद करके वह तुरंत ही पुनः घृणा से भर गई। 1/862 0.1%। 1/862 0.1%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। 2 अध्याय 2 सिस्टम आगमन। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। हालांकि वह अपनी पूर्व प्रेमिका से बहुत प्यार करता था और वे लगभग 1 साल से डेटिंग कर रहे थे, लेकिन उसने कभी यह कदम नहीं उठाया था। वह अभी भी दिल से काफी रूढ़िवादी थी। वह अपनी शादी की रात को खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर देना चाहती थी, लेकिन उसके सामने खड़े इस घिनौने आदमी ने असल में उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी सबसे कीमती चीज चुरा ली थी। ये सोचकर उसने सचमुच चाहा कि काश वह तुरंत पुलिस बुलाकर इस बदमाश को गिरफ्तार करवा पाती। हालांकि उसने मन ही मन सोचा कि चूंकि वह अब जीना नहीं चाहती थी, तो उसे गिरफ्तार करवाने का क्या मतलब था। मैं नहीं खाऊंगा। वह ठंडी सांस लेकर दरवाजे से बाहर चली गई। ये देखकर बाईचू घबरा गया और जल्दी से उसे गले लगाने चला गया। दुष्ट, मुझे जाने दो। नहीं, मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें बाहर जाने दिया तो तुम जरूर कोई बेवकूफी करोगे। मैंने तुमसे कहा था तुम मेरी औरत हो और मैं तुम्हें भविष्य में दुनिया की सबसे खुश औरत बनाऊंगा। मैं तुम्हें कोई बेवकूफी बिल्कुल नहीं करने दूंगा। लड़की ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया। हे, मुझे दुनिया की सबसे खुश औरत बना दोगे? तुम्हें डर है कि मैं बाहर जाकर पुलिस बुला लूंगी, है ना? चिंता मत करो, मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगी। क्या तुम मुझे अभी जाने दे सकते हो? बाईचू ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने जो कुछ भी कहा वो सच था। तुम मेरी पहली औरत हो और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी आखिरी औरत बनोगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और मुझे सच में तुम्हारे पुलिस बुलाने का डर नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें अभी पुलिस बुलाने की इजाजत दे सकता हूँ। जैसे ही बाईचू ने बात की, उसने अपना फोन निकाला और आपातकालीन नंबर डायल किया। नमस्ते, मैं माउंटेन सिटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो बोल रहा हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फोन की आवाज सुनकर लड़की स्तब्ध रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि बाईचू सचमुच उसके पुलिस बुलाने से नहीं डरेगा। बाईचू ने उसे फोन दिया, फिर मुड़कर बेडरूम में लौट गया। अपने हाथ में फोन को देखते हुए लड़की को पता था कि इस आदमी को कड़ी सजा दिलाने के लिए उसे बस एक वाक्य की जरूरत है, लेकिन उसके पिछले शब्दों के बारे में सोचते हुए वह एक पल के लिए हिचकिचाई। मुझे खेद है, गलत नंबर। इतना कहकर उसने सीधे फोन काट दिया। तभी बाईचू शयन कक्ष से बाहर चला गया। सामने खड़े आदमी को देखते हुए लड़की की आंखें कुछ उलझन भरी थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या कहे। बाईचू उस पर मुस्कुराया। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, चाहे तुम किसी भी वजह से हार मानना चाहो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया में सबसे अनमोल इंसान हो। कोई भी तुम्हारे लिए मरने के लायक नहीं है। अगर सचमुच कोई ऐसा है जिसके लिए तुम ऐसा कर सको तो वह तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने देगा। ये दुनिया बिना किसी के भी सामान्य रूप से चल सकती है। हो सकता है किसी को छोड़कर जाने से आपको कुछ समय के लिए बहुत दुख हो या आप हताश भी हो जाएं, लेकिन ये सब अस्थायी है। क्यों न खुद को थोड़ा समय देने की कोशिश करें। अगर कुछ महीनों बाद भी आपके मन में अभी जैसे ही विचार आते हैं तो मैं आपको फिर कभी नहीं रोकूंगा। लड़की कुछ देर तक बाईचू को देखती रही। उसका मुंह खुलता बंद होता रहा, लेकिन आखिरकार उसने एक शब्द भी नहीं कहा।
हालांकि अब उसका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। बाईचू बहुत खुश हुआ। तो चलो पहले खाना खाते हैं, देखते हैं तुम्हें पसंद है या नहीं। अगर नहीं तो मुझे बता देना, मैं जाकर तुम्हारी पसंद की चीज खरीद लाता हूँ। लड़की कुछ नहीं बोली, वह खाने की मेज पर चली गई और चुपचाप खाना खाने लगी। दरअसल कल से अब तक उसने एक भी निवाला नहीं खाया था और इतनी तीव्र गतिविधि के बाद वो पहले से ही अविश्वसनीय रूप से भूखी थी। ये देखकर कि दूसरा पक्ष वास्तव में खा रहा था, बाईचू ने अंततः राहत की लंबी सांस ली। उसने अभी अभी जुआ खेला था, शर्त लगाई थी कि यह लड़की पुलिस को नहीं बुलाएगी। अभी यही सोचकर उसे डर का एहसास हो रहा था, पर शुक्र है कि वह शर्त जीत गया था। डिंग, एक सिस्टम बाइंडिंग लक्ष्य का पता चला है। क्या होस्ट बाइंड करना चाहेगा? तभी बाईचू के दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। प्रणाली, हे भगवान, मैंने अंततः तुम्हारा इंतजार किया। बाईचू बहुत खुश हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, बिन। डिंग, सिस्टम बाइंडिंग सफल। ये सिस्टम सच्चा प्यार, सच्चा रिटर्न सिस्टम है। जब तक होस्ट बाउंडेड ट्रू लव टारगेट पर पैसा खर्च करता है तब तक होस्ट को छूट मिलेगी। डिंग, सिस्टम ने एक सच्चे प्यार के लक्ष्य का पता लगाया है। क्या होस्ट बांधना चाहेगा? ये सुनकर बाईचू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर खुशी से झूम उठा। खर्च पर छूट, क्या इसका मतलब यह नहीं कि अब उसे पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? अब उसके अलावा उसके सामने सिर्फ वो लड़की ही थी। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम ने सच्चे प्यार का निशाना वही थी। उन्होंने पहले ही उसकी जिम्मेदारी लेने की योजना बना ली थी और अब व्यवस्था के साथ यह एकदम सही था। बाईचू स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। बांधो। डिंग, सच्चे प्यार के लक्ष्य चेन किंगों को सफलतापूर्वक बांध लिया। होस्ट, कृपया अधिक जानकारी के लिए सिस्टम पैनल देखें। सिस्टम पैनल खोलो। बाईचू अपने मन में चिल्लाया और तुरंत उसके विचारों में एक सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। होस्ट, बाईचू, आयु 26, शारीरिक बनावट 38, कौशल कोई नहीं, सच्चे प्यार का लक्ष्य चेन किंगो, आयु 22, मेजबान के प्रति अनुकूलता -5, रिबेट गुणक कोई नहीं, रिबेट तब सक्रिय होगा जब सच्चे प्यार के लक्ष्य की मेजबान के प्रति अनुकूलता 0 से अधिक हो जाएगी। उच्च अनुकूलता उच्च रिबेट गुणक की ओर ले जाती है। ओह, ये देखकर बाईचू मुस्कुरा नहीं सका। उसे लग रहा था कि मौजूदा व्यवस्था उसके लिए बेकार है। इस व्यवस्था से छूट पाने के लिए उसे लड़की की तरफदारी बढ़ानी होगी। इस पर उसकी नजर सामने खड़ी लड़की की ओर अविश्वसनीय रूप से उत्कट हो गई। ये सचमुच उसकी देवी थी और शब्द के सच्चे अर्थों में देवी। चेन किंग्यो, ये नाम काफी अच्छा लगता है, बाईचू ने प्रसन्न होकर मन ही मन सोचा। तभी चेन किंग्यो को बाईचू की नजर का एहसास हुआ। उसका चेहरा झुंझलाहट से थोड़ा लाल हो गया। तुम क्या देख रहे हो? तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी, बाईचू ने अनायास ही कहा। चेन किंग्यो पहले से ही बहुत सुंदर थी और सिस्टम की छूट राभा ने उसे आशीर्वाद दिया। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि अब बाईचू की नजर में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां भी उसकी तुलना में फीकी थी। आखिरकार दूसरी लड़कियां चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, बाईचू के लिए वे बस खूबसूरत चेहरे ही थे। लेकिन चेन किंग्यो अलग थी, वह एक खूबसूरत चेहरा थी जिसमें अपार धन समाया हुआ था। बाईचू की बातें सुनकर चेन किंग्यो को थोड़ी झुंझलाहट हुई और साथ ही उसका चेहरा भी लाल हो गया। हालांकि वह जानती थी कि वह आकर्षक है, लेकिन उसने पहली बार इतनी सीधी तारीफ सुनी थी। हे बकवादी, एक नजर में ही पता चल गया कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। बाईचू ने अपना सिर खुजलाया और हंसते हुए बोला, ओह ठीक है, मेरा नाम बाईचू है। तुम्हारा नाम क्या है? चेन किंग्यो, चेन किंग्यो ने शांत स्वर में कहा। दशकों से स्तब्ध और निराश किंग्यो का एक छोटा सा अंश एक स्वप्न की तरह आता है। चेन किंग्यो, सचमुच सुंदर, बाईचू ने ईमानदारी से प्रशंसा की। चेन किंग्यो ने ठंडी सांस ली। तुम्हारा नाम भी बुरा नहीं है, बाईचू, सफेद और साफ, बस अफसोस की बात है कि यह गधे की लीद जैसा है, बाहर से चमकीला। बाईचू को गुस्सा नहीं आया। आखिरकार उसने इतना घिनौना काम किया था, इसलिए उसे डांटना ही उचित था। उसका बुरा चेहरा लाल हो गया और उसे हल्की खांसी आई। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे कपड़े गंदे हैं। खाने के बाद मैं तुम्हें कुछ नए कपड़े दिलाने ले चलूंगा। चेन किंग्यो ने कुछ नहीं कहा। रात के खाने के बाद बाईचू ने चेन किंग्यो पर 2 घंटे तक मनोवैज्ञानिक काम किया और अंततः उसे कपड़े खरीदने के लिए अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी कर लिया। नीचे पास की एक दुकान से कुछ कपड़े खरीदने के बाद बाईचू ने अपने घर वापस जाते समय रास्ते में कुछ किराने का सामान भी खरीदा। बाईचू ने खाना बनाया और चेन किंग्यो ने स्नान किया। जब बाईचू ने मेज पर व्यंजन सजा दिए तो चेन किंग्यो साफ कपड़े पहने हुए बाथरूम से बाहर आया। चेन किंग्यो पहले से ही सुंदर थी, लेकिन इस समय वह पानी से निकली कमल की तरह थी, जिससे बाईचू की आंखें चौड़ी हो गईं। बहुत देख लिया, चेन किंग्यो ने कहा। उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी। बाईचू थोड़ा शर्मिंदा हुआ। न तो वह और न ही शरीर का मूल स्वामी अपने जीवन में कभी इतनी खूबसूरत लड़की के इतने करीब थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने खुद को खो दिया था। बाईचू कुछ समझाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर चेन किंग्यो की गोरी बांह पर कुछ खरोचों पर पड़ी। हालांकि चोटें गंभीर नहीं थी, लेकिन उसकी कमल जैसी गोरी त्वचा पर साफ दिखाई दे रही थी। वह जानता था कि ये खरोचें उसे तब लगी थी जब वह कल रात पुल से कूद गई थी और उसे तुरंत दिल का दर्द महसूस हुआ। जल्दी से बैठो और खाना खाओ, बाईचू ने आवाज लगाई और फिर दरवाजे से बाहर भाग गया। कुछ मिनट बाद वह हौंकते हुए मरहम के 2 डिब्बे लेकर लौटा। बिना कुछ कहे वह चेन किंग्यो के पास घुटनों के बल बैठ गया, मरहम खोला और उसे लगाना शुरू कर दिया। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। चेन किंग्यो ने मना करने की कोशिश की, लेकिन बाईचू ने बहुत गंभीरता से कहा, तुम्हारा ठीक से क्या मतलब है? तुम मेरी औरत हो, तुम्हें जरा सी भी चोट लग जाए तो मुझे दर्द होगा। अच्छी लड़की बनो और हिलना मत, बस थोड़ी दवा लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर और उसके अविश्वसनीय रूप से कोमल व्यवहार को देखकर चेन किंग्यो थोड़ा स्तब्ध रह गई। उसने मन ही मन धीरे से आह भरी और सोचा कि काश उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करने वाला वही होता। उसके मन में अनायास ही उस आदमी की याद आ गई जिससे वह 1 साल से बेहद प्यार करती थी, जिसने अपने ही घर में मुश्किलों का सामना करने पर उसे बेझिझक छोड़ दिया था। दिल में फिर से दर्द की लहर दौड़ गई। उसने अपना सिर हिलाकर उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। दिन, सच्चे प्यार के लक्ष्य की मेजबान के प्रति अनुकूलता 10 अंक बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 5 अंक है। मेजबान को 0.5 गुना छूट मिल सकती है। तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। ये सुनकर बाईचू खुशी से रो पड़ा।
ये तो कमाल हो गया। आखिरकार उसकी कामयाबी की राह शुरू हो गई। दिन सच्चे प्यार के लक्ष्य की अनुकूलता शून्य से ऊपर पहुंच गई है। मेजबान को एक रहस्यमय उपहार पैकेज से पुरस्कृत कर रहा हूँ। क्या मेजबान इसे लेना चाहेंगे? अरे वहाँ एक रहस्यमय उपहार पैकेज भी है। दावा करना। बाइचू थोड़ा उत्साहित था। सिस्टम ने तो शुरुआती लोगों के लिए कोई उपहार पैकेज भी नहीं दिया था, इसलिए वह सोच रहा था कि इस रहस्यमय उपहार पैकेज में क्या अच्छी चीजें हैं। दिन होस्ट को किडनी न्यूट्रिशन पिल मिलने पर बधाई। सच्चे प्यार के लक्ष्य का दिल जल्दी जीतने के लिए आपको एक अच्छे शरीर से शुरुआत करनी होगी। क्या होस्ट इसे अभी लेना चाहेंगे? किडनी को पोषण देने वाली गोली। ये नाम ही बहुत कीमती लगता है। 2/862 0.2%। 2/862 0.2%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। 3 अध्याय 3 जिशेन गोलियां। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। इसे तुरंत ले लो, बाइचू ने अधीरता से कहा। अगले ही पल उसके पेट के निचले हिस्से से एक गर्म धारा उठी, फिर उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसे अविश्वसनीय रूप से आराम महसूस हुआ। एक क्षण बाद जब गर्म धारा समाप्त हो गई तो बाइचू ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया है, और उसने मन ही मन इसकी प्रशंसा की, ये सोचकर कि यह वास्तव में एक अच्छी बात है। वह ये नहीं जानता था कि इससे उसके शरीर में कितना बड़ा सुधार हुआ है। उसने जल्दी से सिस्टम पैनल खोला। होस्ट बाइचू, आयु 26, शारीरिक बनावट 52, कौशल कोई नहीं, सच्चे प्यार का लक्ष्य चेन किंगो, आयु 22, मेजबान के प्रति स्नेह 5, छूट गुणक 0.5x। उसकी काया में 14 पॉइंट्स का इजाफा हो गया था। हालांकि उसे नहीं पता था कि इसका उसके लिए क्या मतलब है, पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ओह ठीक है, सिस्टम 36 की काया की तीव्रता क्या है? क्या ये बहुत बढ़िया है? दिन नियमित रूप से व्यायाम करने वाले एक सामान्य युवा पुरुष का मानक शरीर 50 वर्ष का होता है। ओह, ये सुनकर बाइचू थोड़ा उदास हो गया। यानी उसका वर्तमान शरीर एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ा ही मजबूत था। लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस सिस्टम से उसकी काया में सुधार करना आसान होगा। हे, ये सोचकर बाइचू जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। तुम किस बात पर हंस रहे हो? चेन किंगयो, जो शुरू में थोड़ा भावुक हो गई थी, बाइचू की अश्लील हंसी सुनकर तुरंत ही उसकी सारी अच्छी धारणा खत्म हो गई और वह ठंडे स्वर में बोली, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जीवन में ऐसा दिन भी आएगा जब मैं अपनी देवी के लिए दवा लगा सकूंगा। बाइचू ने बिना पलक झपकाए कहा। ये सुनकर चेन किंगयो का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। पाह बेशर्म, तुम्हारी देवी कौन है? हालांकि उसने ऐसा कहा, बाइचू ने सिस्टम की अधिसूचना ध्वनि सुनी। दिन सच्चे प्यार के लक्ष्य का स्नेह 1 अंक बढ़ गया है। वर्तमान स्नेह 6 अंक है। बाइचू मन ही मन खुश हुआ। सच कहूं तो लड़कियां सभी विरोधाभासी थीं। वे ठंडे स्वर में बोलती थीं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें तारीफ सुनना अच्छा लगता था। इसलिए उसने कुछ देर तक बोलना जारी रखा, लेकिन पाया कि उसका स्नेह अब और नहीं बढ़ा और चेन किंगयो की अभिव्यक्ति तेजी से ठंडी होती गई। उसने आह भरी। सच में बहुत ज्यादा भी उतना ही बुरा है जितना कि बहुत कम। उसे अभी भी एक एक कदम उठाना था। तभी उसका फोन बज उठा। बाइचू ने उसे उठाया और देखा कि यह उसकी कंपनी के सुपरवाइजर का फोन था। अगर ऐसा पहले होता तो वह बहुत घबरा जाता, लेकिन अब जब उसके पास एक सिस्टम था तो उसे किसी सुपरवाइजर की परवाह नहीं थी। धमकाने के उनके सारे तरीके उसे बिल्कुल बेमानी लगते थे। बाइचू ने शांति से फोन का जवाब दिया। हेलो सुपरवाइजर झांग, क्या हाल है? क्या हुआ? आज तुम कहाँ थे? काम छोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या अब तुम काम नहीं करना चाहते? अगर नहीं करना चाहते तो अपना बैग पैक करो और निकल जाओ। मैं तुम्हें कंपनी वापस आने के लिए आधा घंटा दे रहा हूँ, वरना इस महीने का परफॉर्मेंस बोनस पूरा काट लिया जाएगा। फोन पर सुपरवाइजर झांग योन की गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। माफ करना, मेरी गर्लफ्रेंड को चोट लग गई है और मैं उसके साथ घर पर हूँ। मैं आज नहीं आ सकता। बाइचू ने फिर भी शांति से कहा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ज्यादा जरूरी है या काम? मुझे परवाह नहीं कि किसे चोट लगी है, तुरंत कंपनी में वापस आओ। अगर तुम आधे घंटे में नहीं आए तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कंपनी में तुम्हारे जैसे एक भी इंसान की कमी नहीं है। ये सुनकर बाइचू ने व्यंग्य किया। क्या मेरी प्रेमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है या काम ज्यादा महत्वपूर्ण है? हे, मेरे दिल में ये घटिया नौकरी मेरी प्रेमिका के एक पैर की उंगली के भी लायक नहीं है। मैं अब तुम्हारी घटिया कंपनी में भी नहीं रहना चाहता। बाइचू ने बोलना समाप्त करने के बाद दूसरे पक्ष के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सीधे फोन काट दिया। फोन के दूसरी तरफ झांग योन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर गुस्से से आग बबूला हो गया। उस बदमाश बाइचू की हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की और फोन काटने की भी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता गया उतना ही अधिक क्रोधित होता गया और उसने जल्दी से पुनः डायल किया, लेकिन फोन ने बताया कि वह कनेक्ट नहीं हो सका। क्या उसे काली सूची में डाल दिया गया था? बाइचू, बस नौकरी से निकाले जाने का इंतजार करो। उधर जैसे ही बाइचू ने फोन रखा उसने पाया कि चेन किंगयो उसे घूर रही है। उसने अपना चेहरा छुआ, कुछ हैरान हुआ। क्या गलत? चेन किंगयो ने दूसरी ओर देखा। ये हमारे लिए असंभव है। मेरे लिए अपनी नौकरी खोना उचित नहीं है। बाइचू हल्के से मुस्कुराया। वैसे भी यह कोई अच्छा काम नहीं है, मैं इसे शुरू से ही नहीं करना चाहता था। इसके अलावा आपके सामने तो सबसे अच्छा काम भी कुछ खास नहीं है। वह सच कह रहा था। अब जब उसने उसे अपने सच्चे प्यार का निशाना बना लिया था तो जब तक वह उसका प्यार बढ़ाने के लिए उस पर पैसे खर्च करता रहेगा वह लगातार पैसा कमा सकता था। कोई भी नौकरी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। लेकिन ये सुनकर चेन किंगयो की आंखें फिर से उलझ गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है। हालांकि बाइचू को इसकी परवाह नहीं थी। चेन किंगयो अभी ब्रेकअप के दर्द से उबर नहीं पाई थी, लेकिन उसे विश्वास था कि कुछ समय बाद वह उसे अपने प्यार में जरूर फंसा लेगा। बाकी दिन बाइचू चुपचाप चेन किंगयो के पास रहा ताकि वह कोई और जल्दबाजी में कदम न उठा सके। उस रात जब सोने का समय हुआ तो चेन किंगयो ने देखा कि दोनों कमरों में केवल एक ही बिस्तर था और कहा, मैं बाहर किसी होटल में रुक जाऊंगा। नहीं, बाइचू ने बिना किसी इनकार के कहा। वो उसकी पैसों की गाय थी, वो उसे अपनी नजरों से ओझल कैसे होने दे सकता था? अगर वो एक पल भी कमजोर पड़ जाए तो वो क्या करेगा? कौन जाने सिस्टम क्या सजा देगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं निश्चित रूप से कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करूंगा। नहीं, बाइचू ने चेन किंगयो की बांह को गले लगाया और अपना सिर जोर से हिलाया।
चेन किंग्यो थोड़ा गुस्से में था। तो फिर आप मुझे कहाँ सुलाना चाहते हैं? बस यही सो जाओ। तुम्हारा क्या हाल है? चेन किंग्यो ने बाइचू को असंतुष्ट भाव से देखा। हालांकि बाइचू ने उसका फायदा उठाया था, लेकिन वह खास परिस्थितियों में हुआ था। अब वह उसे दोबारा अपने साथ इतनी गुस्ताखी नहीं करने दे सकती थी। मैं बस तुम्हारे बगल में सो जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, वरना मैं जानवर बन जाऊंगा। बाइचू ने गंभीर भाव से कहा, अभी हालात बहुत खास है। मुझे तुम्हारा मेरी नजरों से ओझल होना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार जब तुम आत्महत्या का विचार पूरी तरह से त्याग दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। बाइचू की बातें सुनकर चेन किंग्यो को पता था कि कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए उसने बाइचू को ठंडेपन से देखा और कहा, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुमने क्या कहा था। इसके बाद दोनों पूरी तरह से कपड़े पहने हुए लेट गए। उनके बीच थोड़ी दूरी थी। यद्यपि वे कल रात भी एक साथ सोए थे, लेकिन वे बहुत थके हुए थे और उन्होंने शराब भी पी रखी थी, इसलिए वे जल्दी ही सो गए। आज का दिन अलग था। ये पहली बार था जब वह किसी लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर लेटा था, और वह भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ। हालांकि बाइचू के पास ये प्रणाली थी, फिर भी वह अपने दिल की धड़कन बढ़ने से खुद को नहीं रोक सका, जिससे उसे लंबे समय तक नींद आने में कठिनाई हुई। वह ये भी महसूस कर सकता था कि उसके बगल में चेन किंग्यो भी उसकी तरह जाग रहा था। 1 घंटे बाद उसने चेन किंग्यो को हल्के खर्राटे लेते सुना। तभी वह अपने दिल के बुरे विचारों को दबा पाया और ईमानदारी से सो पाया। जैसे ही वह सोने वाला था, एक कोमल हाथ अचानक उसकी ओर बढ़ा। उसके बाद एक गर्म मुलायम लंबा पैर सीधे उसके पैर पर आ टिका। इसके अलावा उसकी गर्दन पर समान रूप से सुगंध वाली गर्म सांसें बह रही थी, जिससे उसकी दबी हुई वासना फिर से भड़क उठी। बाइचू ने आवेग को दबाने की कोशिश करते हुए तुरंत ही आंतरिक रूप से एक शांति मंत्र का जाप किया। हालांकि जब वह अपने भीतर की बुराई को दबाने की कोशिश कर रहा था, तो सो रही चेन किंग्यो, जो जानती थी कि वह क्या सपना देख रही है, उस पर अपने हाथ और पैर चलाती रही और उसका सिर बिल्ली की तरह उसकी गर्दन से रगड़ता रहा। नहीं, मैं अब और नहीं रोक सकता, मुझे जानवर बनने दो। बाइचू दहाड़ा, पलटा और झपटा। यंग टिल्डर टिल्डर। चेन किंग्यो के होठों से एक नर्म कोमल ध्वनि निकली, जिसने बाइचू को पूरी तरह से अपना विवेक खो दिया। हवा के साथ कपड़े नीचे उड़ गए। मेंढकों की टर्राहट पूरी रात जारी रही। अगली सुबह बाइचू ने चेन किंग्यो के गुलाबी चेहरे को देखा, जो उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी, और खुद को झुककर उसे चूमने से नहीं रोक सका। उसने मन ही मन सोचा, कल रात मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम ही तो झुकी थी। फिर वह पलटा और बिस्तर से बाहर आ गया। वह स्ट्रेचिंग करने लगा और तरोताजा और स्फूर्ति महसूस करने लगा। तुरंत ही उन्होंने मन ही मन इस प्रणाली की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे किडनी पोषण गोली कहा गया। पता चला कि शरीर में सुधार गौण था तथा किडनी की शक्ति बढ़ाना महत्वपूर्ण था। उन्हें याद आया कि कल रात सोने से पहले वे 3 या 4 घंटे तक व्यस्त थे, फिर भी आज सुबह उन्हें न केवल थकान महसूस हुई, बल्कि वे पहले से भी अधिक ऊर्जावान थे। बाइचू इससे बहुत संतुष्ट हुआ। नहा धोकर वह रसोई में गया और काम में लग गया। आधे घंटे बाद एक शानदार नाश्ता तैयार किया गया। इस समय तक चेन किंग्यो ने जागने का कोई संकेत नहीं दिखाया। 2 घंटे और बीत गए, तब जाकर चेन किंग्यो ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहली चीज जो उसने देखी वह थी बाइचू की कोमल निगाहें। 3/862 0.3%। 3/862 0.3%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। 4 अध्याय 4 सहपाठियों से मुलाकात। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। चेन किंग्यो चौंक गई और उसे तुरंत याद आया कि पिछली रात क्या हुआ था। उसके पहले से ही गुलाबी गाल तुरंत और भी लाल हो गए। उसने झुंझलाहट में बाइचू को घूरा, जानवर। बाइचू ने अपना सिर खुजाया और धीमी आवाज में कहा, ये जानवर से भी बदतर होने से बेहतर है। तुमने क्या कहा? चेन किंग्यो गुस्से से भर गई। वह उठ बैठी और तकिया उठाकर बाइचू पर फेंकने को तैयार हुई। तभी अचानक एक सफेद रोशनी दिखाई दी। वह चीखी, जल्दी से कवर खींचा और गुस्से से बाइचू को डांटा, बाहर निकलो। मुझे कपड़े पहनने हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने इसे पहले नहीं देखा है, बाइचू ने धीरे से कहा, फिर शर्मिंदगी से बाहर चला गया। अब वह उसके क्रोध का सामना करने के लिए तैयार था और सोच रहा था कि अब उसे कैसे संतुष्ट किया जाए। तभी चेन किंग्यो पूरी तरह से तैयार होकर कमरे से बाहर आए। बाइचू बेशर्मी से उसके पास गया, जल्दी करो और नहा धो लो, फिर आकर खाना खाओ। खाना जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। चेन किंग्यो ने व्यंजनों से भरी मेज पर नजर डाली। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी, जो तुरंत गायब हो गई। हैरानी की बात यह थी कि उसने बाइचू को डांटा नहीं। उसने बस ठंडी सांस ली और बाथरूम में चली गई। तब से लेकर रात के खाने के बाद तक चेन किंग्यो ने कल जैसा गुस्सा और उदासी नहीं दिखाई। उसने एक ठंडा भाव बनाए रखा, जिससे बाइचू के लिए यह अनुमान लगाना असंभव हो गया कि वह क्या सोच रही है। हालांकि ये देखकर कि वह अब आत्महत्या के बारे में नहीं सोच रही थी, बाइचू हालांकि अभी भी असहज था, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान नहीं था। रात के खाने के बाद बाइचू को याद आया कि सिस्टम अब छूट प्रदान कर सकता है, इसलिए उसने चेन किंग्यो को अपना दिमाग साफ करने के लिए खरीदारी के लिए बाहर ले जाने का फैसला किया। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि जब लड़कियां नाखुश होती हैं तो बेतहाशा खरीदारी उन्हें कम कर सकती है। हालांकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी उसके पास छूट का सिस्टम था। बस अफसोस की बात यह थी कि चेन किंग्यो की उसके प्रति अनुकूलता अभी बहुत कम थी। अगर यह ज्यादा होती तो खरीदारी न सिर्फ मुफ्त होती, बल्कि वह पैसे भी कमा सकता था। हालांकि 0.6 हालांकि छोटा था, पर इसके लिए तुरंत कोई जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे ही सही, ये सोचते हुए उसने सिस्टम पैनल खोला। होस्ट बाइचू, आयु 26 वर्ष, शारीरिक बनावट 52, कौशल कोई नहीं, सच्चे प्यार का लक्ष्य चेन किंग्यो, आयु 22 वर्ष, मेजबान के प्रति अनुकूलता 21, छूट गुणक 2.1। सिस्टम पैनल पर अनुकूलता देखकर बाइचू की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसे याद आया, कल रात के 6 बज रहे थे, एक रात बाद 21 कैसे हो गए? क्या ऐसा हो सकता है? उसे पिछली रात का पागलपन याद आया और अनायास ही उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। उसने शुरू में सोचा था कि उसकी हरकतें उसे नापसंद होंगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से न सिर्फ उसकी अनुकूलता कम नहीं हुई, बल्कि सीधे 15 अंक बढ़ गई। जैसी कि उम्मीद थी, औरतें हमेशा कुछ कहती हैं और कुछ और मतलब निकालती हैं। अगर यह व्यवस्था न होती तो वह अभी भी उसे खुश करने की चिंता में रहता। ऐसा लगता है कि भविष्य में उन्हें अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है।
जैसे ही उसने सोचा, बाईचू के चेहरे पर अनजाने में एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। तुम फिर किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? चेन किंग्यो ने बाईचू की कामुक मुस्कान देखी और उसे तुरंत याद आ गया कि पिछली रात क्या हुआ था। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने शर्मिंदगी और गुस्से से बाईचू को घूरा। बाईचू ने अजीब तरह से खांसी। अच्छा चलो आज बाहर घूमने चलते हैं, इससे तुम्हारा मूड अच्छा हो सकता है। चेन किंग्यो ने मना नहीं किया। अगर वह यही रही तो भगवान ही जाने ये बदमाश और क्या क्या करेगा। कल रात के उस एहसास के बारे में सोचते हुए, हालांकि वह उसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, पर यह सच था। पर यह बदमाश बहुत ताकतवर था। अगर वह दोबारा आया तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। चेन किंग्यो को इतनी आसानी से मान जाते देख बाईचू थोड़ा हैरान हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसके प्रयासों से ब्रेकअप का उसका दुख वाकई काफी कम हो गया था। बाईचू ने चेन किंग्यो को शानचेन के केंद्र में स्थित येदा मॉल तक पहुंचाया। हालांकि येदा शानचेन में सबसे अच्छा नहीं था, फिर भी उसकी लोकप्रियता कम नहीं थी। दोनों मॉल के कपड़ों के सेक्शन में पहुंचे। चेन किंग्यो एक एक करके दुकानों में घूम रही थी, बाईचू चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। चेन किंग्यो ने कई कपड़े पहनकर देखे, लेकिन जब बाईचू ने उससे पूछा कि क्या वह उन्हें खरीदना चाहती है, तो उसने हमेशा मना कर दिया। बाईचू जानता था कि वह अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उदारता से कहा कि उसके पास नकदी की कमी नहीं है और वह जो चाहे खरीद सकती है। वह कुछ भी क्यों न खरीद पाती। 2.1 गुना छूट के साथ पैसा खर्च करना पैसा कमाने के बराबर था। उसे पैसा खर्च न करने देना क्या उसकी दौलत की राह में रोड़ा नहीं बन रहा था। लेकिन उसके जिद्दी चेहरे को देखकर उसने आह भरी, ये सोचकर कि वह अभी भी जल्दबाजी नहीं कर सकता। वे भोजनालय में दोपहर के भोजन के लिए तभी गए जब वे भोजन की तलाश में थक गए। इधर उधर देखने के बाद बाईचू ने चेन किंग्यो से कुछ नहीं पूछा और उसे सीधे एक पश्चिमी रेस्तरां में ले गया। ऐसा नहीं था कि उसे पश्चिमी खाना स्वादिष्ट लगता था, बल्कि उसे लगता था कि पश्चिमी खाने की तुलना चीनी खाने से बिल्कुल नहीं की जा सकती। वह पश्चिमी रेस्टोरेंट में सिर्फ इसलिए आता था क्योंकि वह सबसे महंगा होता था। ये सही है, वह आज यहाँ पैसा कमाने आया था और बेशक ये जितना महंगा था उसने उतना ही अधिक कमाया। उसने अंदाजा लगाया कि अगर चेन किंग्यो ने चुना तो वह जरूर कुछ सस्ता चुनेगी। आखिरकार उसके कपड़े, मकान, यहाँ तक कि कार भी उसकी गरीबी को दर्शाती थी। हालांकि उसने उसके साथ बहुत सी नाइंसाफी की थी, फिर भी वह जानबूझकर या अनजाने में उसके पैसे बचा रही थी। इससे पता चलता था कि वह कितनी दयालु थी। इस युग में इतनी अच्छी लड़की मिलना सचमुच कठिन था। बाईचू ने मन ही मन कसम खाई कि इस व्यवस्था के बिना भी वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की पूरी कोशिश करेगा। जैसा कि बाईचू ने उम्मीद की थी, उनके बैठने के बाद चेन किंग्यो ने बाईचू को मेनू सौंपने से पहले केवल पास्ता की एक प्लेट और एक गिलास जूस का ऑर्डर दिया। बाईचू ने आह भरी और फिर वही 2 चीजें ऑर्डर कर दी। जैसे ही पास्ता और जूस परोसा गया और दोनों खाने वाले थे, पास से एक उपहासपूर्ण आवाज आई। ओह, क्या यह मिस चेन नहीं है? क्या आप अब इतनी गिर गई हैं कि आप पश्चिमी रेस्तरां में केवल एक प्लेट पास्ता ही ऑर्डर करती हैं? हे, लगता है वान गीदा सच्ची कह रहा था। तुम्हें सच में चेन परिवार से निकाल दिया गया था, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि वान गीदा ने तुम्हें छोड़ दिया। चेन किंग्यो ने शब्दों पर कड़ी भौहें चढ़ाई। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था, लेकिन उसने दूसरे पक्ष को नजरअंदाज कर दिया। बाईचू ने चेन किंग्यो की अभिव्यक्ति देखी और आवाज की दिशा में देखा। उनके बगल वाली मेज पर एक युवक और युवती बैठे थे। पुरुष ने सूट पहना हुआ था और बहुत ही प्रभावशाली लग रहा था, जबकि युवती ने भारी मेकअप किया हुआ था। हालांकि उसका रूप रंग चेन किंग्यो से कमतर था, फिर भी उसका कामुक शरीर बहुत आकर्षक था। ये वही महिला थी जिसने अभी अभी बात की थी। बाईचू को देखते हुए उसकी आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी और उसने मजाक करना जारी रखा। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेन परिवार से निष्कासित और वान गीदा द्वारा छोड़े जाने से तुम्हें इतना गहरा सदमा लगेगा। तुम इतनी हताशा की स्थिति में पहुंच गए हो कि तुम उसके जैसे बेचारे हारे हुए व्यक्ति के साथ खाना भी खा रहे हो। टीएस, मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ। बाईचू का चेहरा ठंडा पड़ गया, फिर तुरंत शांत हो गया। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। चेन किंग्यो ने हालांकि मेज पर जोर से धक्का दिया, खड़े हो गए और ठंडे स्वर में कहा, चलो चले। बाईचू ने उसका हाथ पकड़ा, कुछ शब्दों से उसे सांत्वना दी और उसे बैठने को कहा। बाईचू को चेन किंग्यो का हाथ पकड़े हुए देखकर महिला की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई, फिर वह हंस पड़ी। चेन किंग्यो, ओह चेन किंग्यो, मैंने मूल रूप से सोचा था कि आप सिर्फ साधारण दोस्त हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके साथ आपका रिश्ता बिल्कुल भी साधारण नहीं है। मिस चेन से उम्मीद के मुताबिक आपकी अनुकूलन क्षमता मजबूत है। जैसे ही आप कठिन समय में पड़े, आपको एक खराब हारे हुए व्यक्ति मिला। लेकिन ये सामान्य बात है, समान को आकर्षित करता है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है? अगर तुम सच में नहीं दे सकते तो मुझे बता सकते हो। सहपाठियों के नाते पुराने दिनों की याद में मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ओह, और आपके बॉयफ्रेंड के कपड़े देखकर तो लगता है कि शायद उनके पास कोई नौकरी भी नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड त्यानिक्सिंग मीडिया में मैनेजर है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से उसे नौकरी ढूंढने में मदद करवा सकती हूँ, ताकि हमारी मिस चेन को पश्चिमी खाने का खर्च उठाने के लिए भी संघर्ष न करना पड़े। जुकियान, बस मैं जो कर रहा हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक तुम्हारी दयालुता की बात है, तुम उसे अपने पास रख सकती हो। चेन किंग्यो ने कहा। उसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। तस्क, नाराज मत हो। हम सहपाठी होने के नाते बस पुराने दिनों की याद में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। लगता है मिस चेन ने अभी तक अपना घमंड नहीं छोड़ा है। मुझे बस यही लग रहा है कि तुम कब तक ऐसा कर पाओगे। बाद में जब तुम्हारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे तो मुझसे भीख मांगने मत आना। जुकियान के सामने वाले आदमी ने भी कहा, मिस चेन, मैं जुकियान का प्रेमी झाओ युवानजी हूँ। मुझे पता है कि आप दोनों में घमंड है, लेकिन वर्तमान बहुत क्रूर है। यह मेरा व्यवसाय कार्ड है। यदि आप कभी भी वास्तव में कठिनाई में हैं, तो जब तक आप मुझसे पूछे, मैं वास्तव में आपके प्रेमी को नौकरी खोजने में मदद कर सकता हूँ। चेन किंग्यो ने उन्हें ठंडी नजर से देखा, कोई जरूरत नहीं। बाईचू ने झाओ युवानजी की चेन किंग्यो की ओर देखने की बुरी मंशा को भांप लिया और तुरंत थोड़ा गुस्सा महसूस किया। उसने दूसरे पक्ष की ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप बहुत अमीर हैं? ये सुनकर झाओ युवानजी ने अपना रुख सीधा किया। बिल्कुल अमीर नहीं, बस कुछ हजार प्रति माह। वाह, 10,000 प्रति माह, ये तो आश्चर्यजनक है। बाईचू ने अतिशयोक्तिपूर्ण भाव से कहा। तो फिर मुझे आश्चर्य है कि युवा मास्टर झाओ मेरे लिए किस तरह की नौकरी ढूंढ सकते हैं।
बाइचू तुम। चेन किंग्यो उसके शब्दों पर थोड़ा गुस्सा हुई, लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा और शांत हो गई। हाँ, बाइचू पहले से ही गरीब था और अब उसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। जब कोई उसे नौकरी का प्रस्ताव देता तो उसके लिए ऐसा चुनाव करना स्वाभाविक था। हालांकि बाइचू के प्रति उसका दिल थोड़ा ठंडा हो गया। झाओ युवानजी की आंखों में व्यंग्य की झलक दिखाई दी, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी कंपनी वर्तमान में सुरक्षा गार्डों की भर्ती कर रही है। आमतौर पर ये 3000 प्रति माह है, लेकिन मिस चेन के चेहरे को देखते हुए मैं आपको 4000 दिलाने में मदद कर सकता हूँ। एक सुरक्षा गार्ड के लिए यह बहुत अधिक वेतन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट, संतुष्ट। 4/862 0.5%। 4/862 0.5%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। 5 अध्याय 5 सर्वश्रेष्ठ शराब। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। बाइचू मुस्कुराया। आज बाहर आना और यंग मास्टर झाओ जैसे अच्छे व्यक्ति से मिलना वास्तव में सही निर्णय था। चूंकि मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए हमें जश्न मनाना चाहिए। किंग्यो, क्या आप सहमत नहीं हैं? चेन किंग्यो खड़ी हो गई, उसका चेहरा गंभीर था। अगर तुम दोनों इतने खुश हो तो जश्न मनाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ये कहकर वह बाहर चलने लगी। बाइचू ने उसे पकड़ लिया। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, अगर तुम यहाँ नहीं होती तो मैं क्या जश्न मनाऊंगा? जल्दी से बैठ जाओ। छोड़ दो। चेन किंग्यो की आवाज ठंडी थी। बाइचू ने स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं दिया। उसने पास खड़े वेटर को हाथ हिलाकर इशारा किया। अपने रेस्टोरेंट के सभी खास व्यंजन और एक बोतल वाइन भी साथ लाएं। याद रखें, सबसे स्वादिष्ट व्यंजन न लाएं, सिर्फ सबसे महंगे व्यंजन ही लाएं। क्या आप निश्चित हैं, महोदय? हमारी सबसे अच्छी रेड वाइन 72 रोमानी कोंटी है, जिसकी एक बोतल की कीमत 10,000 है। क्या आप वाकई इसे चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है सर, कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं अभी इसे तैयार करके आता हूँ। वेटर ने अपनी बात समाप्त की और उत्साहित होकर चला गया। हालांकि बाइचू ने सस्ते कपड़े पहने थे, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि बाइचू उन्हें खरीद नहीं पाएगा। चूंकि उसने ऑर्डर किया था, भले ही वह वास्तव में भुगतान करने में असमर्थ था, रेस्टोरेंट की पृष्ठभूमि को देखते हुए उनके पास उससे भुगतान करवाने के कई तरीके थे। चेन किंग्यो ने हैरानी से बाइचू को देखा। क्या तुम पागल हो? बाइचू मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हारी सहपाठी ने अभी नहीं कहा था कि वह हमें खाना खिलाना चाहती है? बस उसे अभी भुगतान करने के लिए कहो। वे इतने अमीर हैं, वे निश्चित रूप से इसे वहन कर सकते हैं। ये सुनकर जू कियान का चेहरा हरा हो गया। वह महीने में सिर्फ कुछ हजार युआन कमाती थी। सिर्फ उसके द्वारा मंगवाई गई चीजें, एक बोतल शराब, उसकी सालाना तनख्वाह से भी ज्यादा थी। उससे पैसे मांगे। हे, मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं तुम्हें 2 कटोरी वेस्टर्न नूडल्स खिलाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लालची होगे। ऐसे में तो मैं तुम्हें वेस्टर्न नूडल्स भी नहीं खिलाऊंगा। बाइचू ने उपहास किया, फिर झाओ युवानजी की ओर देखा। युवा मास्टर झाओ इतने अमीर हैं और मुझे नौकरी ढूंढने में मदद करने के लिए इतने उत्साहित हैं। मुझे लगता है कि मुझे खाना खिलाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? झाओ युवानजी ने ठंडी सांस ली। क्या तुम पागल हो गए हो? मिस चेन, मैं आपको सलाह दूंगी कि प्रेमी ढूंढते समय अपनी आंखें खुली रखें। एक असफल व्यक्ति को ढूंढना ठीक है, लेकिन अगर आपको एक ऐसा असफल व्यक्ति मिले जो पागल हो, तो वह आपको बेच भी सकता है। जू कियान ने भी व्यंग्य किया। मिस चेन एक अमीर परिवार की युवती हुआ करती थी। हालांकि अब उन्हें घर से निकाल दिया गया है, फिर भी उनकी सुंदरता की कुछ कीमत तो होगी ही, है ना? अगर बाद में पैसे नहीं दे पाए तो शायद अपना शरीर बेच भी दें, तो भी बॉस आपको जाने दे सकते हैं। इस समय चेन किंग्यो इतनी गुस्से में थी कि वह मुश्किल से बोल पा रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं और वह अंदर ही अंदर लगातार आहें भरती रही। बेशक वो अभी भी बहुत भोली थी। शायद उसे कल ही मर जाना चाहिए था, इस बदमाश को अपनी मासूमियत पर यूं ही दाग लगाने देते हुए। चेन किंग्यो की अभिव्यक्ति देखकर बाइचू ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं, मैं बहुत आगे निकल गया। उसने जल्दी से उसे दिलासा दिया, मत गुस्सा मत हो, मैं तो बस उन्हें चिढ़ाकर तुम्हारा गुस्सा निकालना चाहता था। चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं और मैं भुगतान कर सकता हूँ। कृपया गुस्सा मत हो। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस तरह की आवेगशीलता के क्या परिणाम होंगे? क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? बाइचू ने उत्साहित होकर पूछा। वह सचमुच खुश था। हालांकि वे सिर्फ 2 दिन ही साथ रहे थे, फिर भी वह दिल ही दिल में जानता था कि जिस लड़की को उसने परेशान किया था, उससे उसे प्यार हो गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हार गया है। पता चला कि वह समझदार नहीं है। ये कैसा समय है कि अभी भी इस बारे में चिंतित हो? आपको सोचना चाहिए कि जब आप बाद में बिल नहीं चुका पाएंगे तो क्या करेंगे? जू कियान ने तिरस्कार भरी नजर से कहा। चुप रहो, मैं बिल कैसे चुकाऊं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? बाइचू ने जू कियान की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में गाली दी। ये सुनकर जू कियान का चेहरा पीला पड़ गया। एक बदबूदार हारे हुए आदमी ने उसे गाली देने की हिम्मत की। मैं तो बस बेचारी समझती थी, पर अब लगता है कि तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। तुम जैसे लोग पश्चिमी रेस्टोरेंट में आकर यहाँ की हवा ही प्रदूषित करते हो। क्या तुमने सुना नहीं कि मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कह रहा था? अगर तुमने एक शब्द भी कहने की हिम्मत की तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा? तभी एक वेटर कई व्यंजन लेकर आया और पूरी मेज पर 10 व्यंजन भर गए। अंत में शराब परोसने के बाद उन्होंने विनम्रता से कहा, सभी व्यंजन परोसे जा चुके हैं, कृपया अपने भोजन का आनंद लें। अपने बगल में खड़े 2 लोगों की उपहासपूर्ण निगाहों को नजरअंदाज करते हुए बाइचू ने सीधे रेड वाइन खोली और चेन किंग्यो और अपने लिए एक गिलास डाला। फिर उसने बोतल उठाई और एक ही घूंट में पूरा पी गया और बाद में होंठ चिपकाते हुए बोला, 10,000 की बोतल का स्वाद ऐसा ही होता है क्या? बुरा नहीं है। अचानक चेन किंग्यो को कुछ गुस्से से देखते हुए देखकर वह मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ यूयो? बस वहाँ खड़े मत रहो, पियो और खाओ। बाइचू, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है? बाइचू मुस्कुराया और उसे बीच में ही टोक दिया। चिंता मत करो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश औरत बना दूंगा। मैं अपना सारा पैसा एक ही खाने पर कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? यकीन मानो, मेरे लिए ये कुछ खास नहीं है। चेन किंग्यो अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बाइचू के शब्द सुनकर उसने आह भरी और कुछ नहीं कहा। हालांकि वह आदमी नफरत से भरा था, लेकिन उसे एक घटना के अलावा उसने जो कुछ भी किया वह सब उसी के लिए था।
यहाँ तक कि यह खाना भी क्या उसकी वजह से नहीं था। उसके पास अभी भी थोड़ा पैसा बचा हुआ था, अगर मुश्किल समय आ गया तो वह उसे निकालकर उसकी मदद कर सकती थी। दोनों ने खूब मन लगाकर खाना खाया। हालांकि बाइचू को पश्चिमी खाना ज्यादा पसंद नहीं था, फिर भी उसके महंगे होने की एक वजह थी। कम से कम उसका स्वाद उसके बनाए खाने से कहीं ज्यादा अच्छा था। इस बीच जू कियान उन दोनों को बड़े चाव से खाते पीते हुए देख रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जब वे स्कूल में थे, चेन किंग्यो का परिवार संपन्न था और उसके कपड़े, खाना पीना और रोजमर्रा के खर्चे उसके अपने परिवार से कहीं बेहतर थे। हालांकि उसे जलन होती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। लेकिन अब इस महिला का पूरा परिवार से बाहर निकाल दिया गया था और वह उतनी ऊंची और शक्तिशाली युवती नहीं रही। यहाँ तक कि उसका जो प्रेमी मिला वह भी एक असफल व्यक्ति था। फिर भी वह इतने महंगे व्यंजन क्यों खा सकी और इतनी महंगी शराब कैसे पी सकी? उस शराब की बोतल की कीमत पूरे 10,000 युआन थी। उसने तो उसे कभी चखा भी नहीं था। ये दोनों लोग जो हर मामले में उससे कमतर थे, उसे क्यों पी सकते थे? जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोचती, उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। उसका बॉयफ्रेंड इतना जवान और होनहार था कि वो भी उसे पीना चाहती थी। तो उसने झाओ युवानजी की तरफ देखा, प्रिय क्यों न हम भी एक बोतल ऑर्डर कर दें। हालांकि झाओ युवानजी भी गुस्से में था, लेकिन उसने उस हद तक अपना विवेक नहीं खोया था। वह महीने में सिर्फ 30-40 हजार कमाता था। एक बोतल शराब उसकी कई महीनों की तनख्वाह के बराबर होती थी। वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि अमीर होने का दिखावा करे। इसलिए उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हालांकि शराब की यह बोतल मेरे लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आज यहाँ गाड़ी चलाकर आया हूँ। गाड़ी चलाते समय शराब न पीना सामान्य बात है। मैं उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहता जो टैक्सी लेते हैं और खुलेआम शराब पीते हैं। झाओ युवानजी के बोलने के बाद उसने देखा कि जू कियान अभी भी बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह ठीक है, क्या आपको एलवी हैंडबैग पसंद नहीं आया? मैं इसे रात के खाने के बाद आपके लिए खरीदूंगा। हालांकि मेरे पास पैसा है, मैं इसे लापरवाही से खर्च नहीं कर सकता। इसे सबसे सार्थक चीजों पर खर्च किया जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सारी बचत एक बार के खाने पर खर्च कर देते हैं। यह एक गरीब व्यक्ति की मानसिकता है और हमें उससे कुछ नहीं सीखना चाहिए। ये सुनकर कि झाओ युवानजी उसके लिए एक बैग खरीदने जा रहा था, जू कियान ने तुरंत अपनी पिछली नाखुशी को दूर कर दिया और उसके चेहरे पर एक ऊंची और शक्तिशाली मुस्कान लौटाई, क्योंकि उसने बाइचू और चेन किंग्यो को तिरस्कार से देखा। आखिरकार शराब की बोतल की तुलना में वह स्वाभाविक रूप से एक हैंडबैग को अधिक पसंद करती थी। 5/862 0.6%। 5/862 0.6%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। 6 अध्याय 6 क्या आपको इसे खरीदने की आवश्यकता है? एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। बाइचू ने अपना सिर झुकाया और लाल शराब का एक बड़ा गिलास खत्म कर दिया। झाओ युवानजी को आश्चर्य से देखते हुए कहा, क्या यंग मास्टर झाओ, क्या आप कह रहे हैं कि मैंने जो शराब खरीदी है वह इसके लायक नहीं है? झाओ युवानजी यह सुनकर ठहाका लगाने ही वाला था, लेकिन पास में खड़े वेटर की ओर देखने के बाद उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उस आदमी का सवाल साफ तौर पर उसके लिए एक जाल था। अगर उसने सचमुच कहा कि यह इसके लायक नहीं है तो वह दुकान के मालिक को जरूर नाराज कर देगा। इसलिए उसने बस ठंडी खींच भरी और कुछ नहीं कहा। यह देखकर कि वह उसके झांसे में नहीं आया, बाइचू ने परवाह नहीं की और खाना जारी रखा। जब उसने भरपेट खा पी लिया तो उसने वेटर को बुलाया और खुशी खुशी बिल चुका दिया। डिंग, होस्ट ने 132,000 खर्च किए, जिससे 2.1x छूट मिली। आपके हुआक्सिया बैंक कार्ड में कुल 277,200 जमा हो गए हैं। नोट, धन का स्रोत कानूनी और नियमों के अनुसार है। होस्ट इसका उपयोग विश्वास के साथ कर सकता है। कुछ ही सेकंड बाद उसके फोन पर एक टेक्स्ट संदेश आया। आपके खाते जिसका अंक 7,520 है में 277,200 युआन जमा हुए हैं। वर्तमान शेष 436,600 युआन। मैसेज देखते ही बाइचू का मुंह फटकर कानों तक फट गया। वह अमीर था। उन्होंने 4 या 5 साल तक कड़ी मेहनत करके केवल 300,000 युआन बचाए थे, लेकिन अब केवल एक भोजन के बाद उनके कार्ड में अतिरिक्त 100,000 युआन आ गए थे। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने अपने बगल में चेन किंग्यो को देखा और वह उसके चेहरे पर एक बड़ा सा चुंबन देने से खुद को रोक नहीं सका। योयो, तुम सच में मेरी भाग्यशाली सितारा हो। बाइचू, तुम क्या कर रहे हो? चारों ओर इतने सारे लोगों को देखकर चेन किंग्यो ने झुंझलाहट में बाइचू को घूरा। मेरी यूयू बहुत सुंदर है। मैं खुद को रोक नहीं सका। हे। हम्फ। चेन किंग्यो ने गुस्से में अपना पैर पटका और मॉल से बाहर जाने के लिए मुड़ी। तभी जू कियान तेजी से पीछे से आए। उसने चेन किंग्यो को चिढ़ाते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुमने वान गीदा को परेशान करने के लिए यह बॉयफ्रेंड ढूंढा है, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा रिश्ता काफी अच्छा है ना? मैं जो करता हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चेन किंग्यो का उससे निपटने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि वह चेन किंग्यो को बख्शने वाली नहीं थी। हालांकि इस बेचारे ने अपनी सारी जमा पूंजी एक बार के खाने पर खर्च कर दी होगी, फिर भी उन्होंने अभी अभी उसके सामने दिखावा तो किया ही था। उसे वह चेहरा वापस पाना था। तो उसने बाइचू की ओर देखा। तुम बाइचू हो, है ना? तुम उससे बहुत प्यार करते हो। ये स्वाभाविक है। बाइचू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। ये सुनकर चेन किंग्यो, जो मूल रूप से अकेले जाने का इरादा रखती थी, वहीं रुक गई। ये सुनकर जू कियान के होठों पर विजयी मुस्कान आ गई। चूंकि आप उससे इतना प्यार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको उसे सबसे अच्छा देना चाहिए। देखिए हमारी किंग्यो कितनी खूबसूरत है, फिर भी उसने सड़क पर बिकने वाले सस्ते कपड़े पहने हैं, बिना किसी बैग या गहने के। आप 1 लाख से ज्यादा का खाना खरीद सकते हैं, तो आप उसके लिए अच्छे कपड़े और गहने खरीदने से हिचकिचाएंगे नहीं, है ना? शुकियान की बातें सुनकर बाइचू का दिल खुशी से खिल उठा। उसे डर था कि अगर उसने चेन किंग्यो के लिए जल्दबाजी में चीजें खरीदी तो वह मना कर देगी। अब शुकियान की मदद से वह आसानी से पैसे खर्च कर सकता था। स्वाभाविक रूप से मैं तैयार हूँ। मैं अभी कियान के लिए एक बैग खरीदने ही वाला था। चूंकि वे सहपाठी हैं तो क्यों न हम साथ चले। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास अभी भी पर्याप्त पैसे हैं या नहीं, आखिरकार उनमें से सबसे सस्ते बैग की कीमत हजारों में है। झाओ युवानजी ने उपहासपूर्ण लहजे में कहा। वह एक बोतल शराब की कीमत 1 लाख से भी ज्यादा रख सकता है, तो वह एक बैग कैसे नहीं खरीद सकता? ठीक है, चलो साथ चलते हैं।
जू कियान ने अपनी बात समाप्त की और जल्दी से उनसे आग्रह किया। बाइचू को अपना मन बदलने का समय नहीं दिया। उसने अंदाजा लगाया कि बाइचू के पास जरूर पैसे नहीं बचे होंगे। बाद में जब वे एक बैग भी नहीं खरीद पाए तो उनके चेहरे पर जो शर्मिंदगी हुई होगी उसे सोचकर जू कियान को संतुष्टि का एहसास हुआ। बाइचू ने आगे बढ़कर चेन किंग्यो का कोमल हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, अगर तुम्हारी सहपाठी ने मुझे याद न दिलाया होता तो मैं इसे नजरअंदाज कर देता। तुम बहुत सुंदर हो, ये कपड़े तुम पर बिल्कुल भी जंचते नहीं। चलो कुछ अच्छे कपड़े खरीदते हैं। चेन किंग्यो ने कई बार उसका हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन बाइचू की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह छूट नहीं पाए। इसलिए उसने बहुत गुस्से से कहा, क्या तुम नहीं कह सकते कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही है? मैं बता सकता हूँ। हाँ, तो फिर तुम इसमें क्यों फंस रहे हो? तुम इसे झांसे में आना कैसे कह सकते हो? हालांकि उसके इरादे बुरे हैं, मुझे लगता है उसने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब और बात नहीं, चलो जल्दी से मिलते हैं, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा सहपाठी तुम पर हंसे। मैंने कह दिया, तुम मेरी औरत हो और मैं तुम्हें हर चीज में सर्वश्रेष्ठ देने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। मैं दूसरों को तुम्हारा मजाक कैसे उड़ाने दूंगा? उन्हें तो बस तुम्हारे सामने ईर्ष्या और जलन करने का ही अधिकार है। बाइचू के शब्द मानो उसके दिल पर भारी हथौड़े से वार कर रहे थे, जिससे वह थोड़ी स्तब्ध रह गई। उसने चुपचाप बाइचू को आगे बढ़ने दिया। डिंग, सच्चे प्यार के लक्ष्य की मेजबान के प्रति अनुकूलता 10 अंकों से बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 31 है, जो 3.1 छूट गुणक की अनुमति देता है। सिस्टम का संकेत अचानक बाइचू के दिमाग में गूंज उठा, जिससे उसका पहले से ही अच्छा मूड और भी बेहतर हो गया। चारों लोग जल्दी से स्टोर पर पहुंचे। सभी सेल्स असिस्टेंट आगे आए। आपका स्वागत है सर, आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बैग खरीद रहे हैं, है ना? आप दोनों एकदम सही जोड़ीदार लग रहे हैं। कृपया बेझिझक ब्राउज करें और अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बताएं। बिक्री सहायकों ने उत्साहपूर्वक झाओ युवानजी और जू कियान का स्वागत किया। जहां तक बाइचू और चेन किंग्यो का सवाल है, जो उनके पीछे थे, उन्होंने केवल स्वागत है कहा और फिर उन्हें अनदेखा कर दिया। आखिरकार जिस तरह से उन दोनों ने कपड़े पहने थे, उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि वे अपने स्टोर में मौजूद उत्पादों को खरीद सकते हैं, इसलिए वे उनके लक्षित ग्राहक नहीं थे और स्वाभाविक रूप से उन्हें अत्यधिक उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं थी। बिक्री सहायकों के अलग अलग व्यवहार को देखकर जू कियान की मुस्कान और भी अधिक बढ़ गई। वह डिस्प्ले शेल्फ पर गई, एक सुंदर शोल्डर बैग उठाया, उसे देखा और फिर सेल्स असिस्टेंट से कहा, मैंने ये बैग पिछली बार देखा था और मुझे बहुत पसंद आया था। कृपया इसे मेरे लिए पैक कर दीजिए। इस बैग की कीमत पूरे 88,000 थी और वह इसे लंबे समय से खरीदना चाहती थी, लेकिन झाओ युवानजी ने उसे खरीदने के लिए कभी हामी नहीं भरी। अगर आज चेन किंग्यो से उसकी मुलाकात न होती तो शायद झाओ युवानजी उसे यह बैग न खरीदता। इस नजर से देखकर वह चेन किंग्यो को धन्यवाद देना चाहती थी। झाओ युवानजी ने भी बिल का भुगतान तुरंत कर दिया। जू कियान ने उत्सुकता से बैग को अपने कंधे पर लटकाया, फिर एक बड़ी मुस्कान के साथ चेन किंग्यो के पास गई। किंग्यो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा बैग सुंदर है? हम्फ। चेन किंग्यो ने ठंडी सांस ली और अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, क्योंकि वह उससे निपटना नहीं चाहता था। चेन किंग्यो की अभिव्यक्ति देखकर जू कियान बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुई। उसने खुद से सोचा, छोटी लड़की, यह मत सोचो कि यह परी नहीं जानती, तुम वास्तव में अंदर से बहुत ही ईर्ष्यालु हो। तारांकन। फिर उसने बाइचू की ओर देखा। बाइचू, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम किंग्यो के लिए सबसे अच्छी चीज खरीदना चाहते हो? तुम वहाँ क्यों खड़े हो? ओह, अगर तुम सच में अच्छी चीजें नहीं खरीद सकते तो इस दुकान में 10 या 20 हजार की चीजें मिल जाती हैं। तुम कुछ हजार युवान भी नहीं निकाल पाओगे, है ना? बाइचू के बोलने से पहले झाओ युवानजी ने चेन किंग्यो को सलाह देने का नाटक किया। मिस चेन, आपको प्रेमी की तलाश करते समय वास्तव में अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है। देखिए, अब स्थिति कितनी अजीब है। ये कैसा रहेगा, ये देखते हुए कि आप कियान की सहपाठी हैं, मैं आपको एक उपहार दे सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको इस लड़के से संबंध तोड़ना होगा। कोई जरूरत नहीं, मुझे बैग में कोई दिलचस्पी नहीं है, चेन किंग्यो ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। दूसरी ओर बाइचू ने झाओ युवानजी की ओर देखते हुए उपहास किया। तुम यू को मुझसे अलग करने के बारे में सोच भी क्या रहे हो? इसके अलावा क्या मेरी प्रेमिका को अपनी मनचाही चीज देने के लिए तुम जैसे घटिया इंसान की जरूरत है? आप किसे कचरा कह रहे हैं? झाओ युवानजी तुरंत क्रोधित हो गया। कचरा? अनुमान लगाओ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं अनुमान क्यों लगाऊं? ऐसा कहने के बाद झाओ युवानजी को तुरंत एहसास हुआ, तुम। फिर उसने बिक्री सहायकों की ओर देखा। क्या तुम्हें इस जगह की गुणवत्ता कम करने की चिंता नहीं है, जब उसके जैसे अशिष्ट लोग भी यहाँ आ सकते हैं? ओह, बिक्री सहायकों का एक समूह बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था और अचानक झाओ युवानजी की टिप्पणी से थोड़ा अचंभित हो गया। 6/862 0.7%। 6/862 0.7%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। 7 अध्याय 7 उससे प्यार करो और उसे सब कुछ दो। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। हालांकि चूंकि झाओ युवानजी ने उनका उत्पाद खरीदा था, वह एक ग्राहक था और बाइचू अपने सस्ते कपड़े पहने हुए, स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह वास्तव में कुछ खरीदने का इरादा रखता था। ये स्पष्ट था कि उन्हें किसका साथ देना चाहिए। तो एक दुकान सहायक ने बाइचू को देखा और कहा, श्रीमान, अगर आप कुछ नहीं खरीद रहे हैं तो कृपया चले जाइए। बाइचू को ये बात मजेदार लगी। क्या तुम ग्राहकों को बाहर निकाल रहे हो? हम निश्चित रूप से ग्राहकों को बाहर नहीं निकालते, लेकिन चूंकि आप कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए आप हमारे ग्राहक नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं खरीद रहा हूँ? अरे, आप इतने लंबे समय से यहाँ हैं और हमने आपको कुछ भी खरीदते नहीं देखा। अच्छा, मैं यहाँ इतने समय से हूँ, क्या आपने मेरा स्वागत किया? चूंकि आपने हमारा स्वागत नहीं किया तो चलिए किसी दूसरी दुकान पर चलते हैं। बाइचू उनके साथ और अधिक शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था और चेन किंग्यो को खींचकर जाने का इरादा कर लिया। कई दुकान सहायकों ने उन्हें व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। टिल्डर इसे वहन नहीं कर सकते, दिखावा क्यों कर रहे हो? तभी पीछे से एक युवती दौड़कर आई। उसने उनसे माफी मांगी। अगर आप दोनों को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। हे चेन जियाओ, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम 2 महीने से काम कर रहे हो और अभी तक तुम में अवलोकन की कोई समझ नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा प्रदर्शन इतना खराब है। उसके पीछे खड़ी एक वृद्ध महिला ने उसे ताना मारा। चेन शियाओ के चेहरे पर तुरंत कुछ नाराजगी झलक आई। वह साफ तौर पर कंपनी के नियमों का पालन कर रही थी।
शायद वह वाकई इस काम के लिए उपयुक्त नहीं थी। हालांकि उसने फिर भी बाइचू को गंभीरता से देखा। सर कृपया बेझिझक इधर उधर देखें। अगर आप कुछ नहीं भी खरीदते हैं तो भी कोई बात नहीं। अपने स्टोर का सबसे महंगा बैग मेरे लिए पैक कर दो। चेंग जियाओ जियाओ थोड़ा उलझन में था। हे हमारे स्टोर में सबसे महंगा बैग 280,000 युआन का है। क्या आप वाकई इसे खरीद सकते हैं? मजाक देख रहे एक दुकान सहायक ने मजाकिया लहजे में कहा। चेंग शियाओ को भी कुछ संदेह हुआ। सर क्या आप गंभीर हैं? बिल्कुल। चेंग शियाओ ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। सर कृपया एक पल रुकिए। ये कहने के बाद वह स्टोर के अंदर एक कांच के डिस्प्ले केस की ओर चली गई। कुछ ही देर बाद वह एक शानदार कंधे का बैग लेकर बाहर आए। सर ये हमारे स्टोर का खजाना है, पूरी ब्रांच में इकलौता। आपकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है, ये बैग उसके स्वभाव पर बिल्कुल जचता है। छोटी बच्ची, यह आदमी 200,000 युआन से ज्यादा का बैग नहीं खरीद सकता। तुम इसे इतनी जल्दी निकाल रही हो। अगर यह क्षतिग्रस्त हो गया तो वे इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे। फिर तुम जिम्मेदार होगे। जू कियान ने व्यंग्यात्मक लहजे में उसे याद दिलाया। इसे लपेटो। कार्ड। बाइचू ने सीधे एक बैंक कार्ड सौंप दिया और उदासीनता से कहा, वह यहाँ पैसे कमाने आया था। बैग खरीदने के बाद उसे और भी चीजें खरीदनी थी और वह यहाँ ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह चेंग शियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बैंक कार्ड लेकर काउंटर की ओर भागा। सर कृपया अपना पासवर्ड दर्ज करें। बाइचू ने अपनी उंगलियां कुछ बार दबाई। बीप, एक छोटी सी रसीद निकली। ये देखकर कि कार्ड से लेनदेन सफल रहा, सभी लोग दंग रह गए। जो कियान तो पागल हो रहा था। उसके जैसा मूर्ख इतनी महंगी चीज कैसे खरीद सकता है? डिंग, पता चला कि होस्ट ने 280,000 खर्च किए, जिससे 3.1 रिबेट शुरू हुआ, जो कुल 868,000 था। रिवॉर्ड क्रेडिट कर दिया गया है। बाइचू ने अपना फोन उठाया और जांच की, और वास्तव में उसके बैंक कार्ड का बैलेंस अब 1.02 मिलियन तक पहुंच गया था। अब वह करोड़पति बन गया था और बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसने बैग लिया और चेन किंगियो को दे दिया। यूयो, ये तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हें ये पसंद है? तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? चेन किंगियो खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। मुझे डर है कि उसने अपने परिवार का घर बेच दिया है ना? जो कियान ने खींचते हुए कहा। हाँ, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सही है। हालांकि बाइचू के औपचारिक शब्दों को जू कियान ने सच मान लिया और उसका आंतरिक संतुलन तुरंत कुछ हद तक बहाल हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पैसा खर्च करने को इतना तैयार है। मुझे बस यह नहीं पता कि घर बेचने से मिले सारे पैसे खर्च करने के बाद उसके पास रहने के लिए जगह किराए पर लेने के पैसे होंगे या नहीं। किंगियो को अपने साथ सड़क पर सोने के लिए मत घसीटना, है ना? झाओ युवानजी ने भी बगल से मजाक उड़ाया। मैं आपको याद दिला दूं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। एक बार स्टोर से निकल जाने के बाद इसे वापस नहीं किया जा सकता। अपनी हैसियत से ज्यादा दिखावा करने की कीमत चुकानी पड़ती है। चेन किंगियो ने जब ये सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसने कल बैग वापस करने के लिए आने की योजना बनाई थी। अब जब उन्होंने कहा कि बैग वापस नहीं किया जा सकता तो वह अचानक घबरा गई। इस आदमी ने जो कुछ भी किया वह उसके लिए था। वह उसे अपना घर बेचकर मिले पैसे भी कैसे बर्बाद करने दे सकती थी? बाइचू, क्यों ना हम? बाइचू मुस्कुराया और उसे आश्वस्त करने वाली नजर से देखा। वह जू कियान की ओर मुड़ा। हमारी यूयू की इतनी परवाह करने के बजाय तुम पहले अपनी चिंता क्यों नहीं करती? हालांकि मैं अब गरीब हूँ और बेरोजगार भी हूँ, मैं यूयू से प्यार करता हूँ और उसे सर्वश्रेष्ठ देने को तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो इतने शानदार कपड़े पहने हुए है और इतनी अच्छी नौकरी करता है, उसने अभी रेस्टोरेंट में तुम्हारे लिए अच्छी वाइन भी नहीं खरीदी और अब इतना सस्ता बैग खरीद रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुमसे सच्चा प्यार करता है? बाइचू ने सहानुभूति जताते हुए भरी बहन, तुम्हें सचमुच प्रेमी ढूंढते समय अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। अगर वह तुम पर पैसे खर्च करने को भी तैयार नहीं है तो वह निश्चित रूप से तुमसे प्यार नहीं करता। अगर वह तुमसे प्यार नहीं करता तो उसका क्या फायदा? बाकी तुम खुद ही समझ सकती हो। हालांकि जू कियान जानती थी कि बाइचू मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना अधिक वह सुनती उतना ही उसे लगता कि बाइचू की बात सही है। ये सही है। चेन किंगियो, जिसने एक गरीब व्यक्ति को पाया, इतनी महंगी शराब पी सकती थी और इतना अच्छा बैग खरीद सकती थी, जबकि उसका प्रेमी उससे बहुत अधिक शक्तिशाली था, फिर भी उसे इस टूटे हुए बैग को पाने के लिए कई बार भीख मांगनी पड़ी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती उतना ही अधिक उसे लगता कि उसके साथ अन्याय हुआ है। और जिस बैग के लिए वह तरस रही थी उसका आकर्षण तुरंत खत्म हो गया। झाओ युवानजी के होंठ व्यंग्य से भर गए। उनमें फूट डालने और उन्हें भड़काने की यह बेहुदा कोशिश सरासर हास्यास्पद थी। जैसे ही वह बाइचू को नीचा दिखाने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, उसने जू कियान को असंतुष्ट होकर कहते सुना, पति, मुझे भी चेन किंगियो जैसा बैग चाहिए। आप मेरे लिए एक क्यों नहीं खरीद देते? वह थोड़ा उलझन में था। क्या इस औरत के पास दिमाग नहीं है? यद्यपि वह थोड़ा क्रोधित था, फिर भी उसने धैर्यपूर्वक उसे सांत्वना दी। कियान, उसकी बकवास मत सुनो। मैं तुमसे प्यार कैसे न करूं? तुम्हारा बैग कितना अच्छा है ना? हमें ऐसे बेवकूफ से अपनी तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बैग खरीदने के बाद बेघर हो जाएंगे। हमने अभी नया घर खरीदा है और मुझे अभी भी कर्ज चुकाने के लिए पैसे चाहिए। जब वो सड़कों पर सो रहे हैं और हम आलीशान हवेली में रह रहे हैं, तो क्या ये कहने की जरूरत है कि कौन बेहतर है और कौन बद? वास्तव में बाइचू ने उकसाना जारी रखा, युवा मास्टर झाओ की उम्र लगभग 30 साल होनी चाहिए, है ना? वह कम से कम 10 साल से काम कर रहे हैं और युवा मास्टर झाओ की नौकरी इतनी अच्छी है, मान लीजिए 50,000 प्रति माह, तो इन सभी वर्षों में उनका वेतन 6 मिलियन होगा। इतना ही नहीं, यंग मास्टर झाओ इतने उत्कृष्ट है कि उनकी आय निश्चित रूप से सिर्फ उनके वेतन से नहीं है, उनके पास जरूर बहुत सारी अतिरिक्त आय होगी। अगर आप सब कुछ जोड़ दें तो ये कम से कम 10 मिलियन है। 10 लाख। फिर भी वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सिर्फ कुछ हजार का बैग खरीदता है। लगता है यंग मास्टर झाओ की नजर में मिस जू की 1% भी अहमियत नहीं है। मेरे उलट मैंने 4 साल काम किया है, 5,000 प्रति माह कमाता हूँ और बिना खाए पिए 240,000 बचाए हैं, फिर भी मैं यूयू के लिए 280,000 का बैग खरीदने को तैयार हूँ। यही सच्चा प्यार है। उससे प्यार करो और उसे सबसे अच्छा दो, उसे सब कुछ दो, चाहे इसके लिए घर ही क्यों न बेचना पड़े।
जैसा कि बाइचू ने विश्लेषण किया, झाओ युवानजी के प्रति जू कियान की निगाहें तेजी से असंतुष्ट होती गईं। झाओ युवानजी तुरंत घबरा गया। हालांकि बाइचू की बातें उसे सरासर बकवास लगी, लेकिन उसकी प्रेमिका ने उन पर यकीन कर लिया। चुप रहो, वह बाइचू पर चिल्लाया। फिर उसने जू कियान की ओर देखा। कियान, उसकी बकवास मत सुनो। मेरे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? इसके अलावा हमने अभी अभी एक घर खरीदा है। तस्त, क्या युवा मास्टर झाओ दोषी महसूस कर रहे हैं? बाइचू ने ताना मारा। उसे बात को और बिगाड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी। यंग मास्टर झाओ अपनी नौकरी के बारे में बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। मिस जू, आपको सचमुच अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। यंग मास्टर झाओ ने अभी अभी एक बंधक भुगतान का जिक्र किया है। एक अमीर यंग मास्टर झाओ एक घर का पूरा भुगतान क्यों नहीं करेंगे? और क्या यंग मास्टर झाओ ने जो घर खरीदा है वह मिस जू के नाम पर है? अगर मुझे एक घर खरीदना होता तो मैं निश्चित रूप से उसे पूरी तरह से यूयू के नाम पर रखता। यही सच्चा प्यार है। हे बाइचू, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी हास्यास्पद टिप्पणी हमारी भावनाओं को भड़का सकती है। झाओ युवानजी ने गुस्से से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जू कियान ने ठंडे स्वर में कहा, झाओ युवानजी, आज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप मेरे लिए भी उसके जैसा ही बैग खरीदने जा रहे हैं? कियान, मूर्ख मत बनो। तुम इस बच्चे की योजना में फंस रही हो। योजना? असल में मुझे बाइचू को धन्यवाद देना चाहिए। अगर वह नहीं होता तो मुझे लगता कि तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो। ये कहने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़ा बैग झाओ युवानजी की ओर फेंक दिया और गुस्से में वहां से चली गई। झाओ युवानजी गुस्से से लाल हो गया। हालांकि वह इस औरत से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, फिर भी उसने उस पर इतना पैसा खर्च किया था और आखिरकार उसे पा ही लिया। वह अभी तक उससे घुली मिली भी नहीं थी और इस बच्चे बाइचू ने सब बिगाड़ दिया। यदि वह अब उसे वापस लाने में सफल भी हो जाए तो भी उसे इसके लिए बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे अचानक अपनी ढीली जबान पर पछतावा हुआ, जिससे यह शापित मूर्ख भड़क उठा। वह बैग उठाने के लिए नीचे झुका। उसकी कांपती हुई उंगली बाइचू की ओर इशारा कर रही थी। तुम बहुत अच्छे, लेकिन मुझे तुमसे एक बात और कहनी है, सिंपल का अंत कभी अच्छा नहीं होता। ये कहकर वो जल्दी से जू कियान का पीछा करने लगा। 7/862 0.8%। 7/862 0.8%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। 8 अध्याय 8 शीर्षपाक कला कौशल। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। उसकी नजर में बाइचू एक धूर्त चापलूस था और लाइलाज किस्म का। भला कौन आम इंसान किसी औरत को खुश करने के लिए अपना घर बेच देगा? एक चापलूस, बाइचू ने उपहास किया। वे दयनीय लोग जो अपनी मनचाही चीज नहीं पा सके फिर भी उसके जूते चाहते रहे, वे सिम्स चापलूस थे। दूसरी ओर उसे तो उससे मिलते ही वो मिल गया जो वह चाहता था। उसे सिम्स चापलूस कैसे कहा जा सकता है? अधिक से अधिक वो बस अपनी पत्नी पर लाड प्यार करता था। और अगर वह अपनी औरत पर मोहित नहीं हुआ तो क्या उसे किसी और पर मोहित होना चाहिए? उसका दिमाग जरूर खराब हो गया है। झाओ युवानजी और दूसरे व्यक्ति के चले जाने के बाद स्टोर में मौजूद हर कोई चेन किंजो को ईर्ष्या से देखने लगा। यदि ये शब्द किसी और ने कहे होते तो वे उपहास करते, लेकिन बाइचू के मुंह से आने पर यह अलग था, क्योंकि बाइचू वास्तव में ऐसी बातें करता था। कौन सी महिला यह आशा नहीं करती कि उसका पति उसे पूरे दिल से 100% प्यार करेगा? इसलिए भले ही बाइचू उनकी नजर में एक गरीब हारा हुआ व्यक्ति था, फिर भी वे चेन किंजो से ईर्ष्या करते थे। आखिरकार वे भी एक गरीब हारा हुआ व्यक्ति चाहते थे जो अपनी प्रेमिका के लिए एक बैग खरीदने के लिए 200,000 से अधिक खर्च करे। बाइचू, वे पहले ही जा चुके हैं, चलो ये बैग वापस कर दें। चेन क्विंग्यो ने कहा। विक्रय सहयोगी ने अब व्यंग्यात्मक रुख न अपनाते हुए सलाह दी, श्रीमान, यदि आप इसे अभी वापस करना चाहते हैं तो हमें इसे इसकी मूल कीमत पर वापस करना होगा। उसे वापस करना नामुमकिन था। अगर पैसे उसकी जेब में होते तो क्या उसे वापस नहीं देने पड़ते? बाइचू ने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे लिए जो चीज खरीदी है उसे कैसे लौटा सकता हूँ? वो तो बस एक बैग है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। उसने पास खड़े चेन शियाओ की ओर देखा। मैं अभी असावधान था। हफ्ते के 7 दिन एक बैग कैसे काफी हो सकता है? मुझे उसी क्वालिटी के 6 और बैग लाकर दो ताकि मेरी गर्लफ्रेंड उन्हें रोज बदल सके। सर, आप इसे वापस नहीं कर रहे हैं, आप और खरीद रहे हैं। चेन जियाओ ने सोचा कि उसने गलत सुना है। जरूर, जल्दी करो, मुझे बहुत जल्दी है। ठीक है। चेन शियाओ बहुत खुश थी। उसने सोचा था कि उसका कमीशन चला जाएगा, लेकिन उसे इससे भी बड़े आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। ओह, और सर, हमारे स्टोर में इस कीमत पर सिर्फ यही एक बैग है जो आपकी गर्लफ्रेंड के पास है। अगर आपको और चाहिए तो हमें उन्हें दूसरी जगहों से लाना होगा और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी दुकान में सबसे महंगे वाले चुन लो। और ये भी ध्यान रखना कि वे उन दोनों द्वारा खरीदे गए वाले से सस्ते न हो। ठीक है। दूसरे सेल्स एसोसिएट भी उत्साह से मदद के लिए दौड़ पड़े। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह व्यक्ति वह बेचारा नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। वह शायद किसी अमीर घराने का कोई युवा मालिक था जो बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रहा था। यदि वह सचमुच एक गरीब असफल व्यक्ति था तो वह इतना फिजूल खर्ची कैसे कर सकता था, और उसे एक आंख भी नहीं झपकती थी। चेन किंग्यो आगे बढ़ा, बाइचू की बांह पकड़ी और उससे पूछा, बाइचू, तुम वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आपके लिए बैग खरीद रहा हूँ। चेन किंग्यो ने गंभीर भाव से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम सच में अमीर हो या नहीं, लेकिन अगर हो भी तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहली बात, मुझे इन बैगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और मुझे तुम्हारा मुआवजा भी नहीं चाहिए। बाइचू ने उसे धीरे से देखा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम मेरी प्रेमिका नहीं हो, लेकिन तुम मेरी औरत हो। तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना ही सही है, और मैं तुम्हें कोई मुआवजा नहीं दे रहा हूँ। मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे ये भी विश्वास है कि एक दिन तुम भी मुझे पसंद करोगी और व्यक्तिगत रूप से मेरी प्रेमिका बनने के लिए राजी हो जाओगी। जबकि चेन किंग्यो अभी भी अचंभित थी। बाइचू ने पहले ही भुगतान कर दिया था और कई पैकेज लेकर उसे स्टोर से बाहर खींच लिया। 6 बैगों की कुल कीमत 750,000 थी और अब उनकी कार का बैलेंस 2.6 मिलियन तक पहुंच गया था।
इसके बाद वह चेन किंडियो को कई पोशाकें, एक घड़ी और कुछ आभूषण खरीदने के लिए ले गया और सफलतापूर्वक अपने कार्ड का बैलेंस 10 मिलियन तक पहुंचा दिया, इससे पहले कि वह संतुष्ट होकर चला गया। अपने घर वापस आकर ढेर सारे शॉपिंग बैगों को देखकर चेन किंडियो को आखिरकार होश आया। इन चीजों की कुल कीमत 3 मिलियन से ज्यादा थी। जियांगचेन में एक अच्छा खासा अपार्टमेंट खरीदने के लिए ये काफी था, है ना? बाइचू, तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारे पास इतना पैसा क्यों है? वह बेवकूफ नहीं थी। अगर बाइचू सचमुच वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, तो वह इन चीजों पर इतना पैसा कभी खर्च नहीं करता जो किफायती नहीं थी। मेरा परिवार पिंचेन शहर के एक ग्रामीण क्षेत्र से है। बाइचू ने चेन क्विंडियो को अपना आईडी कार्ड सौंपते हुए कहा। मेरे माता पिता अभी भी देहात में खेती करते हैं। जिस दिन तुम मेरी प्रेमिका बनने के लिए राजी हो जाओगी, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। चेन किंगियो ने बाइचू के आईडी कार्ड पर नजर डाली, फिर बाइचू को स्थिर दृष्टि से देखा। तो फिर तुम्हारे पास इतने पैसे क्यों हैं? क्या तुमने सचमुच अपना पुराना घर बेच दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे गृहनगर में मेरे जैसे घर के लिए 30 लाख तो दूर, 3 लाख में भी कोई नहीं चाहेगा। ये सारा पैसा जाहिर है मेरी कमाई का है। चिंता मत करो, स्रोत बिल्कुल वैध है। तुम्हारा आदमी निश्चित रूप से कोई अवैध या आपराधिक काम नहीं करेगा। बाइचू की गारंटी। चेन किंगियो का चेहरा उसके शब्दों से थोड़ा लाल हो गया और वह थूकते हुए बोली, बेशर्म, तुम किसके आदमी हो? हम। चाहे ऐसा इसलिए था क्योंकि वह आज बाइचू के कार्यों से प्रभावित थी, या क्योंकि एक दिन बाहर रहने से उसका मूड हल्का हो गया था, चेन किंगियो ने अचानक पाया कि उसका मूड काफी बेहतर हो गया था और उसके ब्रेकअप की छाया काफी हद तक छट गई थी। वह कुछ देर तक बाइचू को देखती रही। कई दिनों में ये पहली बार था जब उसने उसे बिना किसी नफरत के देखा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह आदमी वाकई काफी अच्छा लग रहा है। यद्यपि वह इतना सुंदर नहीं था कि लोगों को अचंभित कर दे, फिर भी उसमें एक विशेष आकर्षण था जिसके कारण वह उसे और अधिक देखने को इच्छुक रहती थी। चेन किंगियो की नजर उस पर देखकर बाइचू को थोड़ा आत्मसंतुष्टि महसूस हुई। क्या हुआ? क्या तुम्हें अचानक एहसास हुआ कि मैं बहुत सुंदर हूँ? हम सुंदर मेरी गान। चेन किंगियो, मानो उसके विचारों का अनुमान लगा लिया गया हो, अपने कपड़ों को गले लगाया और बाथरूम की ओर चली गई। मैं शोवा में नहाने जा रहा हूँ। डिंग, सच्चे प्यार के लक्ष्य की अनुकूलता में 5 अंक की वृद्धि हुई है। वर्तमान अनुकूलता 36 अंक है। डिंग, सच्चे प्यार के लक्ष्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए होस्ट को बधाई। एक रहस्यमय उपहार पैकेज प्रदान करना। क्या होस्ट इसे खोलना चाहता है? खुला। डिंग, मेजबान को बेहतरीन पाककला कौशल हासिल करने के लिए बधाई। सच्चे प्यार के लक्ष्य की अनुकूलता बढ़ाने के लिए उसके पेट को संतुष्ट करने से शुरुआत करें। मेजबान, कृपया अच्छा काम जारी रखें। अगले ही पल बाइचू के शरीर में एक गर्म धारा प्रवाहित हुई। उनके मन में अनेक पाककला संबंधी ज्ञान अनायास ही प्रकट हो गया, मानो ये ज्ञान हमेशा से ही वहां विद्यमान था तथा पहले से ही पूर्णतः निपुण था। न केवल उनके मन में खाना पकाने की समझ और अनुभव प्राप्त हुआ, बल्कि उनके हाथों में भी कई वर्षों से सब्जियां काटने और कड़ाही चलाने का परिचित एहसास होने लगा। इससे उनमें इसे तुरंत आजमाने की इच्छा जागृत हुई। उसने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे रसोई घर में भाग गया। आधे घंटे बाद पूरे कमरे में एक गहरी खुशबू फैल गई। खाने की मेज पर रखे 2 बर्तन और नूडल्स के बर्तन को देखकर बाइचू अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। खाना पकाने के तुरंत बाद उसने इसका स्वाद चखा था और सच कहे तो उसने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट कुछ भी नहीं खाया था। हालांकि वह कभी किसी 5 सितारा होटल में नहीं गया था, फिर भी उसने अनुमान लगाया कि 5 सितारा होटल में बना खाना शायद उसके बनाए खाने से बेहतर नहीं होगा। आखिरकार उनकी पाककला कौशल व्यवस्था द्वारा प्रदत्त शीर्ष स्तर की कौशल थी। केवल टॉप टियर शब्द से ही यह कल्पना करना आसान हो गया कि यह कितना अविश्वसनीय था। वह मेज के पास चुपचाप बैठा इंतजार कर रहा था, कभी कभी बाथरूम की ओर देख रहा था। बाद में जब चेन किंगियो बाहर आए और उसने उसका खाना चखा तो उसे जरूर हैरानी हुई होगी। बाद में उसके हैरान होने की कल्पना मात्र से ही बाइचू के होंठ अनायास ही ऊपर की ओर मुड़ गए और इससे उनकी अनुकूलता में एक और लहर आने की पूरी संभावना थी। ये सोचते हुए वह खुद को रोक नहीं सका और उठकर बाथरूम की ओर चल पड़ा ताकि उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सके। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, बाथरूम का दरवाजा अंदर से खुल गया। एक चीख गूंजी। बाइचू, तुम विकृत हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ओह, मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि आप कब नहाकर आएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दरवाजा खोलेंगे। क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? बाइचू जानता था कि समझाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने समझाया ही नहीं। उसने सोचा उसे गलतफहमी हो जाए। वैसे वह पहले ही देख चुका था कि उसे क्या देखना चाहिए था और क्या नहीं। उसने हाथ बढ़ाया और चेन किंगियो को खाने की मेज की ओर खींच लिया। तुम विकृत हो, मुझे छोड़ दो। घबराओ मत, मैंने अभी 2 व्यंजन बनाए हैं और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें चखकर देखो कि वे तुम्हारे स्वाद के अनुकूल हैं या नहीं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहो। चेन किंगियो ने आंखें घुमाई। हालांकि वह पहले भी 2 बार इस बदमाश के चंगुल में फंस चुकी थी, फिर भी वह मानसिक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी और बहुत प्रतिरोध महसूस कर रही थी। मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें कुछ गंध नहीं आ रही? उसके शब्दों पर चेन किंगियो ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। वाकई इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। बाइचू ने विजयी भाव से उसे खाने की मेज पर खींच लिया और उसकी ओर आशा भरी निगाहों से देखते हुए कहा, जल्दी करो और इसे आजमाओ। दोपहर में इतनी देर तक पैदल चलने के बाद उसे भूख लगी थी और व्यंजनों की खुशबू और रंग बहुत मनमोहक थे। चेन किंगियो ने मना नहीं किया। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाए और तले हुए टमाटर और अंडे का एक टुकड़ा लिया। कुछ बार चबाने के बाद उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। फिर उसने कुछ और निवाले खाए और फिर अविश्वास से बाइचू की ओर देखा। ये तुमने बनाया है? वह सचमुच विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एक साधारण तले हुए टमाटर और अंडे को इतने स्वादिष्ट तरीके से पकाया जा सकता है। उसका परिवार बचपन से ही बहुत अमीर था। उसने कई 5 सितारा होटलों और कई खास रेस्टोरेंट में खाना खाया था, लेकिन उसने पहली बार इतने स्वादिष्ट तले हुए टमाटर और अंडे का स्वाद चखा था। ये तो स्वाभाविक है। अब इस कुन पाव चिकन को भी आजमा कर देखो। चेन किंगियो के आश्चर्य को देखकर बाइचू के दिल में उपलब्धि की एक अभूतपूर्व भावना उभरी। चेन किंगियो ने जब उसे चखा और वह संतुष्ट हो गई, तो बाइचू ने उसे नूडल्स का एक कटोरा परोसा और दोनों ने अपना भोजन खा लिया। यद्यपि चेन किंगियो वास्तव में भोजन प्रेमी नहीं थी, फिर भी ऐसे स्वादिष्ट भोजन से उसकी भूख बढ़ जाती थी। दोनों ने मिलकर बर्तनों की 2 प्लेटें और नूडल्स का बर्तन साफ साफ खा लिया।
भोजन के बाद चेन किंगयो ने बाइचू को घूरते हुए कहा, मुझे बताओ तुम्हारा खाना अचानक इतना स्वादिष्ट कैसे हो गया। पिछले 2 दिनों में उसने बाइचू के हाथ का बना एक से ज्यादा खाना खाया था। इस खाने के मुकाबले पहले वाले सीधे शब्दों में कहें तो सुअर की गोबर की तरह थे। 8/862 0.9%। 8/862 0.9%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक 9 अध्याय 9 मानवीय सीमाएं। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। जाहिर है ये कुछ ऐसा है जो मैंने इतने सालों में धीरे धीरे सीखा और शोध किया है, बाइचू ने बिना पलक झपकाए कहा। वह ये तो नहीं कह सकता था कि उसके पास कोई सिस्टम है, और अगर होता भी तो चेन किंगयो उस पर यकीन नहीं करता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी कभी भी उसके सिस्टम के बारे में नहीं जान सकता था, अन्यथा उसे निश्चित रूप से विच्छेदन और अनुसंधान के लिए ले जाया जाता। तो फिर कल जो तुमने बनाया था वह स्वादिष्ट क्यों नहीं था? कल का खाना स्वादिष्ट नहीं था, खांसी असल में ठीक था। असल वजह ये थी कि मैंने कल अपना असली हुनर नहीं दिखाया था। बाइचू बड़बड़ाता रहा। चेन किंगयो की आंखों में एक सवाल था, क्यों? क्योंकि बाइचू की नजरें इधर उधर घूम गई और उसने गंभीर भाव से कहा, मैंने जो व्यंजन सचमुच बनाया है उसे खाने के लिए वह मेरे लिए किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए ही होगा। कल ये तुम्हारे प्रति अपराधबोध से ज्यादा था, लेकिन 2 दिनों के साथ साथ रहने के बाद मुझे पता चला है कि मैं तुमसे गहराई से प्यार करने लगा हूँ। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि तुम मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यही वजह है कि मैंने अपना खाना पकाने का कौशल दिखाया है। तुम मेरे खाना पकाने के कौशल के बारे में जानने वाले पहले व्यक्ति हो। मेरे माता पिता को भी नहीं पता। जब तक तुम तैयार हो मैं जीवन भर तुम्हारे लिए ही खाना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी अनुमति के बिना मैं कभी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए खाना नहीं बनाऊंगा। बाइचू ने पहले कभी ऐसे घटिया शब्द नहीं कहे थे, उसे भी उन्हें सुनकर बहुत अजीब लगा। लेकिन जब चेन किंगयो ने उन्हें सुना तो उसकी आंखों में धीरे धीरे धुंध छाने लगी। फिर उसने अपना सिर जोर से हिलाया। बाइचू, मैं तुमसे ये सब पाने की हकदार नहीं हूँ। बाइचू ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरी पहली औरत हो और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी आखिरी औरत हो। अगर तुम इसके लायक नहीं हो तो इस दुनिया में कोई और नहीं होगा जो इसके लायक हो। चेन किंगयो को कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। ऐसा मत करो, हमारा कोई भविष्य नहीं होगा। ये कहकर वह मुड़ी और कमरे में भाग गई। दिन सच्चे प्यार के लक्ष्य की मेजबान के प्रति अनुकूलता 14 अंकों से बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 50। दिन ये पता चला है कि सच्चे प्यार का लक्ष्य विशेष रूप से मेजबान के कार्यों से प्रभावित होता है। एक पवित्र आत्मा द्रव को पुरस्कृत करना। सेवन करने पर यह शारीरिक शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है। क्या मेजबान इसे तुरंत उपभोग करना चाहता है? सिस्टम का संकेत सुनकर बाइचू संतोष से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह अपने जीवन के शिखर के और करीब पहुंच रहा है। उपभोग करना। अगले ही पल उसने महसूस किया कि हवा का एक झोंका उसके शरीर में प्रवेश कर गया, जो तुरंत उसके अंगों और हड्डियों में भर गया। उसने अपने शरीर में धड़कते हुए दर्द को महसूस किया और एक क्षण बाद हर जगह झुनझुनी की अनुभूति फैल गई, जिससे वह आनंद में कराहना चाहता था। ये भावना कुछ समय तक रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। इस पल उसे अपने शरीर में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति का एहसास हुआ, उसे मुक्त करने की इच्छा। वह अपने सामने रखे लकड़ी की स्टूल पर मुक्का मारने से खुद को रोक नहीं सका। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। कई सेंटीमीटर मोटा ठोस लकड़ी का स्टूल सीधे टुकड़ों में फट गया था। ये बहुत मजबूत है। बाइचू का दिल सदमे से भर गया। उसकी ताकत न सिर्फ काफी बढ़ गई थी, बल्कि उसका शरीर भी पहले से कहीं ज्यादा हल्का हो गया था। हल्की सी छलांग लगाकर वह छत पर लात मार सकता था। यदि वह अब 100 मीटर की दौड़ में भाग लेता तो उसे 5 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने का विश्वास था। पहले उन्हें बहुत अधिक धन कमाने और उसे सुरक्षित न रख पाने की चिंता रहती थी, लेकिन अब व्यवस्था ने सोच समझकर उनकी शारीरिक शक्ति बढ़ा दी थी। इस तरह उसे कोई चिंता नहीं रही। सिस्टम पैनल खोलो, बाइचू ने आदेश दिया। होस्ट बाइचू, आयु 26, शारीरिक बनावट 112, कौशल उच्च स्तरीय पाककला, सच्चे प्यार का लक्ष्य। चेन किंगयो, आयु 22, होस्ट के प्रति अनुकूलता 50, छूट गुणक 5। एक पवित्र आत्मा द्रव ने वास्तव में उसके शरीर को दोगुने से भी अधिक बढ़ाने में मदद की थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना मजबूत हो गया था। सिस्टम 112 का शरीर किस स्तर का है? एक सामान्य पुरुष के लिए सामान्य शारीरिक फिटनेस स्तर 50 है। प्रत्येक 10 अंकों की वृद्धि के साथ समग्र शक्ति दोगुनी हो जाती है। ब्लू स्टार पर मनुष्यों के लिए शारीरिक सीमा 100 है। सिस्टम के जवाब से बाइचू को और भी सुखद आश्चर्य हुआ। तो मेरा शरीर ब्लू स्टार पर मनुष्यों की शारीरिक सीमा से अधिक है। वैसे प्रत्येक 10 अंकों की वृद्धि के लिए समग्र शक्ति दोगुनी हो जाती है का क्या मतलब है? बाइचू ने फिर पूछा। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ यह है कि बिना किसी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण या किसी हथियार की सहायता के एक व्यक्ति 2 ऐसे लोगों को हरा सकता है जिनकी शारीरिक बनावट उससे 10 अंक कम है। ये सुनते ही बाइचू की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से मन ही मन हिसाब लगाया, क्या उसकी मौजूदा लड़ाकू ताकत 60 से ज्यादा आम लोगों को बिना हारे पूरी तरह से हरा सकती है? वैसे सिस्टम, क्या ब्लू स्टार पर साधकों के समान कोई प्राणी है? डिंग, सिस्टम ने अभी तक कोई भी पता नहीं लगाया है। बाइचू अब उत्तेजना से कांप रहा था। क्या इसका मतलब था कि वह अजय था? हा, ये तो बहुत बढ़िया है। वह आकाश की ओर देखकर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। चेन किंगयो ने अपने कमरे में बाइचू को चीजें तोड़ते और फिर बेतुकी हंसी की आवाज सुनी। उसने सोचा कि बाइचू उसकी बातों से उत्तेजित हो गया है और उसे बहुत ग्लानि हुई। वह बाहर जाकर उसे सांत्वना देना चाहती थी, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हुए उसने अनिच्छा से खुद को रोक लिया और मन ही मन खेद व्यक्त किया। बाइचू कमरे की ओर देखने लगा। उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। आज शू कियान के शब्दों के माध्यम से वह जानता था कि चेन किंगयो की पृष्ठभूमि असामान्य थी और वह एक प्रतिष्ठित परिवार का वंशज प्रतीत होता था। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसे परिवार से निकाल दिया गया। 2 दिनों की मीठी मीठी बातों और व्यवहारिक कार्यों के माध्यम से चेन किंगयो की उसके प्रति अनुकूलता नकारात्मक से बढ़कर 50 हो गई थी। यदि यह जारी रहा तो ऐसा लग रहा था कि उसे सफलतापूर्वक जीतना बहुत करीब था। हालांकि वह नहीं जानता था कि चेन किंगयो की उसके प्रति अनुकूलता 100 तक पहुंचने के बाद क्या सिस्टम उसे अनबाइंड कर देगा और किसी और को फिर से बांध देगा।
हालांकि उसने मन ही मन अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि भले ही व्यवस्था ने उस समय उसे सचमुच मुक्त कर दिया हो, लेकिन वह किसी और को नहीं बांधेगा। उनके मूल्यों ने प्रेम के प्रति उनकी निष्ठा निर्धारित की। उनके लिए जीवन भर एक ही व्यक्ति से प्रेम करना पर्याप्त था। चूंकि अब उसने चेन किंगियो को पहचान लिया था, इसलिए वह इस जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। जो कोई भी उन्हें साथ रहने से रोकेगा या चेन किंगियो को नुकसान पहुंचाएगा, वह उसे खत्म कर देगा। चेन किंगियो के पीछे क्या राज छिपे थे, ये पूछने की उसे जरूरत नहीं थी और न ही उसे इसकी चिंता थी। वह बस समस्याओं का सामना करता था जैसे ही वे सामने आती। जिन लोगों का चेन किंगियो से झगड़ा हुआ था, उन्हें चिंता करनी चाहिए। उन्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वरना उसे मारने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने टूटे हुए स्टूल को साफ किया, फिर ठंडे पानी से नहाने के लिए बाथरूम में भागा और उत्साहित होकर बेडरूम में आ गया। उसने चेन किंगियो को रजाई में लिपटा हुआ पाया, जो धीरे धीरे सिसक रहा था। वह उसे गले लगाने और दिलासा देने ही वाला था कि उसने देखा कि वह उसकी ओर देख रही है। बाइचू, कृपया आज रात मुझे मत छुओ, ठीक है? बाइचू पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता देखकर उसके दिल में एक अकथनीय पीड़ा महसूस हुई और उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। उसने देखा कि चेन किंगियो की आंखों में अब कल की मृत शांति नहीं थी, बल्कि असहायता से दबी हुई इच्छा थी। वह जानता था कि वह अभी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचेगी, शायद उसकी उपस्थिति ने उसे अन्य चिंताएं दे दी थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, विश्वास करो या न करो, अब से मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। ये कहने के बाद उसने एक रजाई ली, उसे फर्श पर बिछाया, बिस्तर के पास एक अस्थायी बिस्तर बनाया और लेट गया। आधी रात को जब वह आधी नींद में था, एक कोमल नाजुक शरीर अचानक उसकी बाहों में समा गया। उसने आंखें खोली और देखा कि किसी समय चेन किंगियो ने सारे कंबल उतार दिए थे और जमीन पर लुढ़क गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसके पास गर्मी लग रही हो और कल की तरह उसके हाथ पैर उसके ऊपर लिपटे हुए थे और उसका सिर लगातार उसकी गर्दन के नीचे दबा हुआ था। आज अपनी शारीरिक वृद्धि के कारण बाइचू पहले से ही एक अप्रकाशित वासना की आग में जल रहा था। जो ज्वालाएं उसने बमुश्किल दबाई थीं, वे अब पूरी तरह से भड़क उठी थीं। वह थोड़ा निराश हुआ। उसने सोचा, तुम मुझ पर दबाव डाल रहे हो। लेकिन सोने से पहले चेन किंगियो की आंखों को याद करते हुए उसने फिर से अपने भीतर की आग को दबाने की बहुत कोशिश की। अब जब चेन किंगियो की उसके प्रति अनुकूलता 50 तक पहुंच गई थी, इसका मतलब था कि वह उसे थोड़ा पसंद करने लगी थी। चूंकि यही बात थी, इसलिए वह उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था। वह चाहता था कि वह अपनी कोशिशों से उसे अपनी मर्जी से स्वीकार करवा ले। आखिरकार ऐसे मामले आपसी सहयोग से अधिक संतोषजनक होते हैं। अपने सुधरे हुए शरीर के साथ उसका आत्मनियंत्रण भी काफी मजबूत हो गया था। हालांकि उसका दिल धड़क रहा था, फिर भी वह उसे पूरी तरह दबा सकता था। चूंकि उसने कल रात एक जानवर की तरह व्यवहार किया था, इसलिए वह आज रात भी जानवर से भी बदतर व्यवहार करेगा, सिर्फ सेट पूरा करने के लिए। रात शांतिपूर्वक बीत गई। अगली सुबह जब बाइचू उठा तो उसने पाया कि चेन किंगियो अभी भी उसकी बाहों में लिपटी हुई है। उसे जगाने के डर से बाइचू ने सावधानीपूर्वक उसका हाथ हटा दिया जैसे ही वह बैठने वाला था। उसने अपना सिर घुमाया और पाया कि चेन किंगियो का पूरा चेहरा उसके कानों सहित लाल हो गया था और उसकी पलकें लगातार हल्की हल्की फड़फड़ा रही थी। उसे अचानक हंसी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये छोटी बच्ची बहुत देर से जाग रही हो। बाइचू ने उसे उजागर नहीं किया, ऐसा दिखावा किया जैसे उसे पता ही नहीं। उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से उसके चिकने माथे को चूमा, फिर उसे धीरे से उठाया, बिस्तर पर लेटा दिया और उसे रजाई से ढक दिया और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। जल्द ही रसोई से खाना पकाने की आवाजें आने लगी। बिस्तर पर लेटी चेन किंगियो ने सावधानी से अपनी आंखें खोली। अभी के दृश्य के बारे में सोचते ही उसका चेहरा गर्म हो गया। वह बचपन से ही बेचैनी से सोती थी, लेकिन वह हमेशा अकेले सोती थी और इस पर कभी ध्यान नहीं देती थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह नींद में बिस्तर से गिर जाएगी और ऐसा कदम उठाएगी। अब उसे समझ में आया कि परसों रात बाइचू ने ऐसा व्यवहार क्यों किया था। लगता था कि असल जिम्मेदारी उसी की थी। हालांकि उसका आलिंगन सचमुच गर्मजोशी भरा था, जिससे उसे शांति और सुरक्षा का एक अद्भुत एहसास हुआ। अचानक उसे वो चीज याद आई जिसे उसने अचानक उठते ही छू लिया था। उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गईं। लग रहा था कि वो बदमाश उससे सचमुच प्यार करता है। हालांकि वो इतना असहज था, फिर भी उसका फायदा उठाने से खुद को रोक रहा था। अगर वह सचमुच उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती तो शायद बहुत खुश होती। बस यही सोचकर उसने आह भरी, अपने अस्त व्यस्त विचारों को दबाया और कमरे से बाहर चली गई। 9/862 1%। 9/862 1%। Contents about this book.